हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। तो आज ये वीडियो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं कह नहीं सकता हूँ। आज फिजिक्स का लघु उत्तरीय प्रश्न है, जो इम्पोर्टेंट सवाल है वो मैंने इस वीडियो में कवर कर दिया। वीडियो थोड़ा लॉन्ग होने वाला है, इसीलिए मैंने हर एक क्वेश्चन का अलग अलग नीचे कमेंट कर दिया है। जिस क्वेश्चन को आप पढ़ना चाहते हो वहाँ पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक उस टाइमलाइन पे आप चले जाओगे, ठीक है ना। तो आप अगर पूरी वीडियो देखते हो तो पूरा क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, और एकदम नॉर्मल सा लफ्ज में, नॉर्मल जबान में, नॉर्मल भाषा में मैंने कर दिया है। मैंने देखा है कि सवाल 2 नंबर का पूछ रहा, तो 2 नंबर का सवाल बेसिकली कितना होगा, 6 से 7 8 लाइन, 6 से 7 लाइन काफ़ी है 2 नंबर का सवाल। लेकिन गाइड में वगैरह देखा 2 नंबर का सवाल एकदम इतना ढड्डा ढड्डा होकर के भरा हुआ है। तो मैंने जो मेन बातें थी उसको काट छाट के अलग किया और फालतू को साइड किया, और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, है ना। तो लगभग अच्छा ढेर सारा सवाल है, लंबी वीडियो तो बन ही जाएगी, है ना। लेकिन आप जिसको पढ़ना चाहे, जो जैसा पढ़ना है, जो क्वेश्चन पढ़ना, नीचे कमेंट किया और पिन, ताकि आपको सहूलत हो जाए, है ना। आइए सबसे पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं। पहला सवाल यहाँ पे, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं। देखिए, मैं ये नहीं बोलता हूँ कि जो मैंने लिखा है यही आप पढ़ो, यही डिफिनेशन पढ़ो, ऐसी बात नहीं। मैं ये कोशिश किया हूँ कि आपको थोड़ा सा डिफिनेशन एकदम सहल जबान, आसान भाषा में आपको मिल जाए, वो काफ़ी बेस्ट होने वाला है, ठीक है ना। जैसे देखिए सवाल यहाँ पे है, प्रकाश के परावर्तन के से आप क्या समझते हैं। तो मैंने देखो क्या लिखा, जब प्रकाश की किरणें एक सतह से टकराती है और उसके बाद वापस लौट जाती है, और ये घटना है, ये जो क्रिया हो रहा है उसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक सतह पर टकराती है, मैं यहाँ पे मैंने टकराया और टकरा के क्या हुआ, इधर गया प्रकाश और टकरा के लौट गया। तो टकराना और लौटना, इसमें जाना, टकराना और लौटना, ये जो घटना है इसी को बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। और प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, आप तो पता ही है आपको। तो सवाल आपसे पूछा प्रकाश के परावर्तन से क्या समझते हैं, तो बेसिकली इतना बना दीजिएगा काफ़ी है। ज़्यादा अगर आपको लगता है तो आप एक छोटा सा फिगर बना सकते हैं, यहाँ पे दर्पण बना सकते हैं। आप इस तरह से दर्पण बना दिए, प्रकाश यहाँ से जाएगी, यहाँ से प्रकाश गया, जाने के बाद प्रकाश क्या और टकरा के वापस लौट गई। तो आप चाहो तो ऐसे बना सकते हो, है ना। या तो देखो इधर से प्रकाश जाके टकरा के इधर से जा रही है, ये गया लौट गया, टकराया लौट गया, टकराया लौट गया। तो आप चाहो तो ऐसा फिगर आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा सवाल यहाँ पे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं और इसका नियम लिखिए। सवाल में परावर्तन के कितने नियम पूछ रहा, डिफिनेशन नहीं पूछ रहा, तो हमको डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है। हाँ, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, 1 नंबर आपको इसे मिल जाएगा, है ना। अब बोला इसके नियम को लिखिए, जब नियम लिखेगा तो आपको 1 नंबर मिल जाएगा अलग से। अगर 3 नंबर का है तो एक इसमें से मिल जाएगा। आपतित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। आप चाहो तो इसका फिगर बना सकते हो, ये वाला है, यहाँ पे अभिलंब है, यहाँ से प्रकाश आई और टकरा के लौट गई, है ना, ये वाला टकरा के लौट गई। तो बोला गया क्या कि आपतित किरण आपतन बिंदु पर, ये आपतित किरण है और ये आपतन बिंदु यहाँ पे, और यहाँ पे जो लंब खींचा हुआ है, ठीक है ना, तथा अब लंब जो है और जो किरणें परावर्तित हो रही, टकरा के लौट रही, ये तीनों एक ही बिंदु पे हो मिलती है, ठीक है ना। तो पहला हो गया, इसका गुण हो गया, नियम हो गया। दूसरा है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी कि ये वाला कोण इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टिव रे इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टिव एंगल दोनों का होता बराबर होता है। आपतन कोण परावर्तन कोण, यानी कि अगर ये 40 है तो ये भी 40, ये 50 तो ये भी 50, ठीक है। तो आप चाहो तो फिगर बना दीजिएगा, तो थोड़ा लगेगा, हाँ मतलब भड़काव टाइप का लगेगा और अच्छा लगेगा। तो आप चाहो फिगर बना सकते हो। चले, वाहनों के अग्रदीप्त में किस दर्पण का प्रयोग करते हैं। अग्रदीप्त मतलब हो गया जो हम लोग गाड़ी के देखते, जो हेडलाइट होता है, और वो जब गाड़ी का हेडलाइट, समझिए नॉर्मल से भाषा में, जो गाड़ी का जो हेडलाइट होता है, और वो हेडलाइट जब जलाता है तो देखते हैं ना, रात में अगर कहीं जाते हो तो जब एकदम आँख में मारता है तो एकदम चुंधिया जाता है ना, कि दिखाई नहीं पड़ता, वो होता है हेडलाइट। करता क्या है, प्रकाश को एक जगह इकट्ठा करके एक जगह फोकस करता है। तो समझ में आया कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। तो बोला गया क्या, किस दर्पण का उपयोग करते हैं। तो देखो अगर हम ऐसे लिख देंगे कि वाहनों के अग्रदीप्त ने अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो और यहाँ क्यों भी है, तो क्यों के बारे में बताना है। वाहनों के अग्रदीप्त ने अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराकर एक जगह जमा हो जाती है। जब प्रकाश निकलता है, जो ये होता है, जो ये बॉक्स जो बना होता है, लाइट होता है ना अंदर, तो ये बल्ब जो होता है, तो बल्ब से जो किरणें निकलती है ना, तो यहाँ ये गड्ढा टाइप का रहता है, यहाँ पे गड्ढा टाइप का रहता है, और ये दर्पण रहता है यहाँ पे। तो किरणें जो यहाँ टकराती है और टकराने के बाद एक जगह फोकस कर देती है। तो ही बोला जब प्रकाश
जब दर्पण से प्रकाश की किरणें टकराती है तो क्या होती है, एक जगह जमा हो जाती है, यानी कि अभिसारित हो जाती है, जिससे एक शक्तिशाली किरण पुंज बनता है, एक पावरफुल एकदम किरण पुंज बनता है, मतलब किरणों का समूह बन जाता है, ढेर सारा किरण निकलता है और एक ही जगह जाके फोकस मारता है, ठीक है ना, और उसे किसी एक जगह पर फोकस कर देता है। तो इसीलिए जो है अगर दीप्त में इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने शुरू में लिख दिया इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, इसीलिए बोलते हैं अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण। समझ में आया क्यों? क्योंकि किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है। अभिसारी मतलब कन्वर्जिंग दर्पण, कन्वर्जिंग मिरर। आगे सवाल है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पक्ष दर्पण के रूप में क्यों करते हैं? उत्तल दर्पण हम लोग अक्सर गाड़ी के जो बगल में साइड मिरर होता है, हम लोग पढ़ते हैं साइड मिरर का यूज करते हैं उत्तल दर्पण में। क्यों करते हैं भाई? तो जो ड्राइवर है तो आईना में गाड़ी भी चला लेता है और आंखें इधर आंख इधर करता है तो उसको पूरा पीछे का सीन दिख जाता है, छोटा सा आईना में बड़का सीन पूरा का पीछे का नज़ारा दिख जाता है क्या? तो वही बोला गया है कि क्यों करते हैं। देखिए, उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के पक्ष दर्पण के रूप में इस रूप में किया था। क्यों? क्योंकि ये हमेशा अब जो उत्तल दर्पण का जो उपयोग किया जा रहा है, उत्तल दर्पण का खूबी बताइए क्या कारण है? तो ये हमेशा आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। ये बहुत मेन पॉइंट है कि उत्तल दर्पण आभासी, हमेशा 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 आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा बनाते हैं। और इस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र बहुत अधिक होता है। इतना छोटा आईना है, दर्पण है, और पीछे पूरा पहाड़, गाड़ी, सड़क पूरा दिख जाता है छोटा सा आईना में। तो दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बाहर की ओर क्या होता है? वक्रित होता है। उत्तल दर्पण कैसा होता है? बाहर की ओर उठा रहता है, ऐसे, है ना। उत्तल दर्पण बाहर की ओर वक्रित रहता है, जिससे ड्राइवर अपने पीछे के बहुत बड़े क्षेत्र को आसानी से देख सकता है। नॉर्मली सी बात है कि हम क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। आप उत्तल दर्पण की खूबी बताइए और क्या क्या होता है, ड्राइवर को कितना आसान होता है गाड़ी चलाने में, पीछे का सीन देखने में, है ना। पीछे का उधर वाला सीन तो ज़्यादा खतरनाक भी होता है ना, उधर का सीन देखता है, आगे बगल में कोई बैठ गया तो वो भी डिस्टर्ब करते रहता है बार बार बंदा ड्राइवर को देखने में। तो उधर का भी सीन देख लेता है, उस साइड का भी, गाड़ी को उधर साइड का इधर साइड का तो दिख ही लेता है तुरंत में। तो कारण पता चल गया आपको? आराम से लिख दीजिएगा, समझना है बात को। चलिए, ये देखो मैंने उत्तल दर्पण अवतल दर्पण में अंतर लिख के लाया है। देखिए, तो आपसे अगर पूछेगा ना 2 नंबर सवाल में उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के अंतर बताइए, तो 2 से 3 अंतर ज़्यादा मत दीजिएगा। क्यों देंगे ज़्यादा यार? सवाल जब पूछता है 2 ही नंबर का, तो हम क्यों 5 नंबर का जैसा सवाल देंगे? हाँ, 5 नंबर पूछ लेगा तो भाई सोने पे सुहागा होगा, फिर 5 अंतर देना पड़ेगा, 5 अंतर बताना पड़ेगा। तो 2 अंतर बोले ना, अगर बोले 2 अंतर बताए तो 2 ही अंतर देना है। सवाल में बोले 2 अंतर बताइए, 2 उपयोग बताइए, 3 उपयोग बताइए, तो जितना उपयोग लिख दिया तो उतना ही देना है, ठीक है ना। लेकिन बोलेगा सिर्फ उपयोग बताए तो 2 दे दो या 3 दे दो, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे तो लिख दिया है ज़्यादा सा, आपको जो अच्छा लगे लिख दीजिएगा। इसका परावर्तक सतह बाहर से उभरा होता है। उत्तल दर्पण देखते उठा होता है बाहर से, ऐसे रहता है, ये ऐसे माने, ये मानो उत्तर दर्पण है, ये मानो उत्तल है, इधर इधर उभरा हुआ, इसमें फेस दिखेगा। और अवतल ऐसे रहता है, धंसा हुआ रहता है, और परावर्तक सतह अंदर की ओर धंसा होता है अवतल दर्पण का। आगे, ये हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसमें वास्तविक, आभासी और प्रतिबिंब दोनों बनता है। अवतल में वास्तविक, आभासी दोनों बनता है, इसमें सिर्फ आभासी बनता है। अब जब आभासी हो तो क्या होगा? सीधा बनेगा। और यहाँ पे वास्तविक भी बन रहा, आभासी बन रहा, यानी कि सीधा उल्टा दोनों बनेगा। क्लियर है? आगे है, इसमें प्रतिबिंब छोटा बनता है। आपने पढ़ा उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब छोटा बनता है, हमेशा। और इसमें छोटा भी बनता है, बड़ा बनता है, बराबर भी बनता है, वस्तु के आकार का भी बनता है प्रतिबिंब, ठीक है। चलो आगे देख लीजिए, एक और लिख दिया मैंने, इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। हो गया। 5 नंबर का सवाल आएगा तो लिख दीजिएगा, 3 नंबर का आएगा तो लिख भी दीजिएगा, तो नंबर काटेगा नहीं। हाँ, लेकिन एडवांस में नहीं लिखना ज़्यादा, समझ के लिखना है। चलिए, अब सवाल है अवतल दर्पण का उपयोग बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि ये सवाल पूछता भी है। अवतल दर्पण का उपयोग तो ऑब्जेक्टिव में तो भरा रहता है भाई। देखिए, यहाँ पे 2 बोलेगा तो 2 ही उपयोग डालिएगा। देखिए, इसका उपयोग वाहनों की हेडलाइट में, लैंपों में, सर्च लाइट में, टॉर्च आदि में किया जाता है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 उपयोग तो ऐसे लिख दिया मैं यहाँ पे, है ना। आगे सेविंग दर्पण के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सेविंग दर्पण मतलब हजामत वाला दर्पण, है ना, दाढ़ी बनाने में, वो हो गया। तो लिख सकते हैं आप, दाढ़ी बनाने में भी इस दर्पण का उपयोग किया जाता है, सेविंग में सब आ गया, ठीक है। दंत चिकित्सक तथा विशेषज्ञ रोगी का परीक्षण करने में क्या था, मतलब रोगी दांत वाला डॉक्टर है या तो फिर नाक वाला डॉक्टर है, तो अंदर में या दांत में छोटा कुछ देखने के लिए छोटा सा एक दर्पण होता है जिसका उपयोग करते हैं, उसको बोलते हैं क्या? उत्तल दर्पण, ठीक है। चलिए आगे सवाल देखिए, उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए।
तो उत्तल दर्पण के यहाँ पे मैंने आपके लिए दो उपयोग लाया जी, ठीक है ना, दो उपयोग। देखिए पहला है कि उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर में, जो कि हम जानते हैं अच्छी तरीके से, वाहन के साइड मिरर में आईना जो लगा होता है वही उत्तल दर्पण होता है, ठीक है ना। दूसरा है कि बाजारों व गलियों में स्ट्रीट लाइट जो गली में जो लाइट लगा रहता है ना, वो उसका काम क्या है बताओ। अगर गली में जो लाइट लगा हुआ है उसमें लगा देंगे अवतल दर्पण, है ना, तो क्या करेगा पता है ना, लाइट एक ही जगह फोकस कर देगा। वो बोलेगा रे मेरे घर के पास घुमाओ, वो बोलेगा मेरे पास, जहां पे घुमा देगा वहीं पे लाइट देगा। लेकिन उत्तल दर्पण का काम क्या है, लाइट को फैला देना, अपसारी कर देना, डाइवर्स कर देना, ठीक है ना। तो बाजारों और गलियों में, आप सड़कों पे भी लिख सकते हैं, सड़क पे जो स्ट्रीट लाइट है, तो रोड में जो लाइट लगा होता है, तो स्ट्रीट लाइट में भी इसका उपयोग किया था उत्तल दर्पण का, ठीक है। इसीलिए उत्तल दर्पण को क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। देखिए ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है कि पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई दिखती है, क्यों भाई है ना, जब पानी में डुबा देंगे लकड़ी को तो दिखेगा ऐसा। मान लो कि ये हमारा गिलास है और इसमें पानी है, जब लकड़ी ऐसे डुबाए ना तो लकड़ी देखो सीधा है, लेकिन यहाँ पे जब डूबा हुआ है तो लगेगा हल्का सा लगेगा तिरछा, ऐसे है तो तिरछा दिखेगा। क्यों, कारण क्या है, आइए समझते हैं कारण। देखिए कारण क्या बोलता है कि जब पानी में लकड़ी का एक सीधा टुकड़ा डुबाया जाता है तो क्या होता है, प्रकाश अपवर्तन के कारण, क्या कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण मुड़ी हुई दिखाई पड़ता है। कारण क्या है, मुड़ी हुई दिखाई देने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है ना। जैसे ही प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन समझ में आया, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो वैसे ही लंब से दूर हट जाती है, ठीक है ना। लंब से दूर हट जाएगी तो क्या होगा, लकड़ी जिसके कारण लकड़ी का टुकड़ा मुड़ा हुआ दिखता है। हम जो लाइट को यूज करते हैं, तो जब भी ऐसा प्रकाश का अपवर्तन जब होता है तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण ये घटनाएं होती है। अब इसमें बहुत सारा और भी आता है कि जैसे पानी में रखा हुआ सिक्का उठा हुआ क्यों दिखता है, यही कारण बोल सकते हैं आप, है ना। इसमें वही प्रकाश का घटना सेम होता है। उसी प्रकार पानी में रखा हुआ नींबू बड़ा बड़ा दिखता है, क्यों भाई, है ना। मछली जो है अपना स्थान से थोड़ा सा हटा हुआ दिखता है, रियल स्थान उसका कुछ और है, हटा हुआ कुछ और है, तो वो सब जो है सेम होगा इसका आंसर भी। चलिए आगे देखिए, उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, लीजिए आ गया ना, उत्तल लेंस को क्यों कहते हैं। अब उत्तल, अच्छा ये लेंस है, वो दर्पण था, लेंस है, उत्तल लेंस को क्यों कहते हैं अभिसारी लेंस, इसका काम क्या है, ये देखो ये है लेंस, उत्तल लेंस, यहाँ से किरणें जा रही है, अभिसारी मतलब एक जगह इकट्ठा करना, एक जगह करना, इकट्ठा करना, तो काम का हुआ। अभिसारी मतलब समझिएगा, डिफिनेशन बन जाएगा। अभिसारी मतलब इकट्ठा करना, किसको इकट्ठा करेगा, लेंस, लाइट को, प्रकाश को एक जगह क्या करेगा, जमा कर देगा। अब इसका यूज भी बहुत ज़्यादा होता है, यूज है ना। अगर हीट हमको फैलाना, हीट बढ़ाना है तो हम सनलाइट को इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से बोलेंगे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये आने वाली प्रकाश की किरणें को, ये जो किरणें जा रही है उसको क्या करता है, एक जगह अभिसारित करता है। अभिसारित मतलब जमा कर देता है, यानी एक जगह जमा करता है। इसी गुण, इसमें यही खूबी है, और इसी खूबी की वजह से इस दर्पण, इस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। चलिए भाई याद हो गया, याद करना समझ के। देखो ये सवाल है कि गोलीय दर्पण क्या है, अच्छा क्या तो डेफिनेशन लिखा मैंने, हाँ लिख दिया। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो फोकस सवाल एक दो बार पूछे से मैंने दे दिया यहाँ पे। देखिए ऐसे दर्पण जिनका परावर्तन पृष्ठ गोलीय हो, क्या, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तन पृष्ठ का गोलीय हो, अब गोलीय उसको बोलेंगे गोलीय दर्पण। फोकस दूरी दिया हुआ है, एफ बराबर का फॉर्मूला होता है ना, एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर r/2 होता है। तो त्रिज्या दिया हुआ कितना, 20, तो 20/2 कितना जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर। अब 2 नंबर का सवाल, तो इसमें कुछ लिखना थोड़ी ना है, आपको 2 नंबर मिलेगा, हाथ करके देगा। आगे प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसके नियमों को लिखिए। आइए भाई, प्रकाश का अपवर्तन को जानते हैं, नियम क्या क्या है। देखिए जब प्रकाश की किरणें किसी माध्यम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, माध्यम मतलब हो गया मीडियम, हवा से पानी में गया, या पानी से कांच में गया, या हवा से कांच में गया, तो हवा अलग माध्यम है, पानी अलग माध्यम है, कांच अलग माध्यम है, ठीक है ना। प्रकाश का गमन करने का माध्यम पता आपको, तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाती है, तो इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाली सतह, जो सतह होती है, जैसे ये मानते हैं, देखो जैसे ये है एक कांच है, सपोज ये कांच है, तो और ये हम यहाँ पे लंब डाल दें यूँ है। अब ये है हवा, यहाँ पे हवा, ये कांच है, यहाँ से प्रकाश की किरणें गई तो इसको बेचारा को सीधा ऐसे चल जाना चाहिए था ना, तो ये सीधा नहीं जाता है, ये तो लंब है ना,
सीधा नहीं जाता, जाके इधर मुड़ जाता है, इधर मुड़ जाता है, ये अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। और जब सघन से विरल में भागेगा, ये हो गया सघन। अब जब यहाँ से किरणें जाएगी इधर, अब ये किरणें ऐसे जाना चाहिए था हर बार, तो क्या होता है, ऐसे के बजाय इधर चल जाता है। तो हो क्या रहा, जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम, और ये माध्यम को अलग करने वाला क्या, एक सतह है। यही बोला गया कि उस माध्यम, दो माध्यमों को अलग करने वाली सतह की किरणें, जब सतह पहले रास्ते से क्या होता है, भटक जाता है। इसका पहला रास्ता था ऐसा, लेकिन जैसे ही कांच में घुसा तो रास्ता इधर भटक गया, रास्ता मुड़ गया। वही बोला गया कि इन दोनों माध्यमों को अलग करने वाली जो सतह है, वहां से किरणें अपने पहले रास्ते से मुड़ जाती है। और ये जो घटना है, ये जो क्रिया हो रहा है, इसे बोलते हैं प्रकाश का अपवर्तन। इसके दो नियम होते हैं, नियम तो नहीं पूछा लेकिन फिर भी लिख देते हैं। अब कौन कौन है, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु। देखो ये है आपतित किरण, और यहाँ से जो ये गया अपवर्तित किरण, और अभिलंब जो यहाँ पे बना है, तीनों एक ही पॉइंट पे होता है, तीनों एक बिंदु पे होते हैं, एक ही तल में होता है, वही हो गया। और अच्छा इसका अगला इधर है आपतन कोण की जया, यानी कि आई इन्फिडे क्या होता है, आपतन कोण और परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण, सॉरी आपतन कोण और अपवर्तन कोण का जो अनुपात होता है, एक नियतांक होता है। इसको इस तरह से दर्शाते हैं 1 और 2 इस तरह से, यानी कि इसको अगर हम देखें तो sin i बटे sin r, आपने पढ़ा है sin i बटे sin r, sin i बटे sin r, ठीक है। इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं, आप चाहे लिख सकते हैं, इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। आप उसको लिख दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। चले जी, मजा आ रहा। अब देखें, ये देखो अपवर्तनांक को परिभाषित करें भाई, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। इसका मतलब क्या होता है समझिए। अपवर्तनांक देखिए, किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात होता है। समझिए ध्यान से, क्या बोला गया, किसी भी माध्यम का अपवर्तनांक निकालना है, हवा का अपवर्तनांक निकालना है, या तो कांच का अपवर्तनांक निकालना है, या जल का अपवर्तनांक निकालना है, तो क्या होता है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्या होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में कितना चाल है, ठीक है ना, और उस माध्यम में, जिस माध्यम में निकाल रहे हैं, जैसे हम कांच का निकाले तो कांच में प्रकाश की चाल कितना है, इन दोनों का अगर अनुपात कर देंगे वही निकल जाएगा अपवर्तनांक। समझ में आया। जैसे एग्जांपल अगर मैं बोलूं भाई साहब हीरा का अपवर्तनांक निकालो, तो हीरा का अपवर्तनांक कैसे निकालिएगा, तो आपको हीरा में प्रकाश की चाल कितनी होती है वो पहले पता होना चाहिए। और निर्वात तो जानते हैं, तो निर्वात की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरा, जो भी माध्यम है उसकी चाल, हीरा तो हीरा की चाल। अगर मैं बोलूँ कांच का अपवर्तनांक निकाले तो क्या कीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे कांच में प्रकाश की चाल, उन दोनों का जो आंसर आएगा वही कहलाएगा अपवर्तनांक। तो वही बोला गया कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक वो होता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल का अनुपात थी, वही कहलाता अपवर्तनांक। अब देखिए, जब हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, कितना 2.42 बताओ, तो अच्छा वायु में प्रकाश की चाल कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और यहाँ पे 2.42 मीटर प्रति सेकंड है। बताओ किसमें ज़्यादा है प्रकाश की चाल, हीरा में या तो फिर इसमें हवा में। देखिए हवा में ज़्यादा है। अब क्या बोलता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अभिप्राय यह है कि हीरे में जो प्रकाश की चाल है हवा में प्रकाश की चाल की अपेक्षा कम है। कितना कम है 2.42, इससे जो है इतना गुना कम है, 1/2.42। ये हीरा में प्रकाश की चाल नहीं, ये अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक कैसे निकला पता चला, कैसे निकला, तो निर्वात में प्रकाश की चाल बटे हीरे में प्रकाश की चाल। तो हीरा में प्रकाश की चाल जो भी है, जब उसको हल किया तो इसका अपवर्तनांक निकाला ना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये निर्वात में था, हीरा का कुछ भी होगा, ठीक है ना, उसको निकालेंगे तो जो आंसर आए वो है इतना 1/2.42, ठीक है ना। तो मतलब जो इसका ई भाग आया, मतलब इसका अपवर्तनांक ये आया, इसका मतलब ये हो रहा कि क्या पता चल रहा कि अपवर्तनांक हीरे में जो चाल है और जो कांच में क्या बोलते हैं, जो हीरे में जो चाल है, तो हीरा में चाल कांच से कम है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर लिख दिया प्रकाश की चाल की अपेक्षा बहुत कम है, इसका अपवर्तनांक 2.42। तो समझ में आया क्या अभिप्राय है। देखिए, गोलीय दर्पण द्वारा परावर्तन के लिए कार्ते चिन्ह परिपाठी लिखी। तो ये तो बहुत पहले सवाल पूछा था, लेकिन मैंने दे दिया है, मैं भी सवाल पूछ ले, कुछ कहा नहीं जा सकता है। देखिए परिपाटी क्या है, 1 2 3 नहीं लिखा कहाँ, अच्छा 1 2 3 हट गया था जी, 1 2 3 मैंने लिखा था। चलो यहाँ पे 1 2 3 है, ठीक है। पहला ये है
कि पहले यह है कि बिंब सदैव दर्पण के बाईं ओर होता है, ये आपका चिन्ह परिपाटी बनता है इस प्रकार, ठीक है ना। तो जो बिंब मतलब कोई वस्तु है कहाँ आता है, दर्पण की बाईं ओर आता है, बाईं ओर होता है, ठीक है ना। और दूसरा है कि मुख्य अक्ष के समांतर सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है। जो क्या बोला, मुख्य अक्ष के समांतर, ये जो मुख्य अक्ष, ये प्रधान अक्ष, जो दर्पण अगर यहाँ पे डालें तो ये जो प्रधान अक्ष है ना, तो सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी, यहाँ पे ध्रुव है, जितना दूरी यहीं से मापी जाता है, जो भी दूरी है वस्तु की दूरी वगैरह यहीं से मापी जाती है, चाहे वो प्रतिबिंब की दूरी हो चाहे वस्तु की दूरी हो, ध्रुव से ही मापते हैं। आगे बोला गया तीसरा, देखिए यहाँ पे है पॉइंट नंबर 3, बोला गया क्या कि मूल बिंदु के दाईं ओर की दूरियां धनात्मक, हम लोग जानते हैं यार, अगर ऐसे मैं डाल दूं तो ये मूल बिंदु 0 0, इसके दाएं तरफ की दूरियां पॉजिटिव, बाएं तरफ की दूरियां नेगेटिव होती है, वही लिख दिया कि मूल बिंदु के दाएं तरफ की दूरियां धनात्मक और मूल बिंदु के बाएं तरफ की दूरियां ऋणात्मक मानी जाती है। चौथा पॉइंट है कि मुख्य अक्ष के लंबवत तथा ऊपर की ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है। हम सब जानते हैं, ये ग्राफ से पता चला कि ये मुख्य अक्ष है, इसका ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव धनात्मक दूरी और नीचे जाएंगे तो ऋणात्मक दूरी, वही लिखा है। मुख्य अक्ष के लंबवत तथा नीचे की ओर, देखिए इस दो बात को एक ही अलग अलग कर दिया। मुख्य अक्ष के लंबवत यानी कि ऊपर की ओर, ये भी लंबवत है, ये भी लंबवत है, लेकिन ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर के जाएंगे तो पॉजिटिव दूरी और नीचे जाएंगे तो नेगेटिव दूरी। मतलब यहाँ पे दूरी को बता देना है कि मूल बिंदु से दाएं तरफ गए तो धनात्मक दूरी, बाएं तरफ गए तो ऋणात्मक दूरी। अगर ये जो है लंबवत है, लंबवत के ऊपर गए तो धनात्मक, नीचे गए तो ऋणात्मक दूरी हो गया। और वस्तु की दूरी हमेशा कहाँ से मापते हैं, हमेशा ध्रुव से मापते हैं, ठीक है ना। चलो, तो ये चिन्ह त्रिपाठी था, परिपाठी सॉरी त्रिपाठी में। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में मैंने अंतर बता दिया, अवतल दर्पण उत्तल दर्पण अंतर पढ़े, अब इसका पढ़ते, देखिए क्या बोलता है। उत्तल लेंस या बीच में से मोटा तथा किनारे से पतला होता है। गेट बंद कर दो भाई, देखो ये इस तरह दर्पण होता है, लेंस होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं, बीच में मोटा है, किनारे में क्या पतला है। यही बोला गया कि यह बीच में से मोटा तथा किनारे में पतला होता है। और ये जो होता है अवतल दर्पण ऐसे रहता है, देखिए लेंस है सॉरी, इसमें क्या होता है, इसमें देखो किनारे में मोटा है और बीच में क्या है, पतला है, ठीक है। इसमें अक्षर बड़े बड़े आकार के दिखाई पड़ते हैं। जब उत्तल लेंस का इस्तेमाल करेंगे ना, तो डिक्शनरी वगैरह पढ़ने में बूढ़ा लोग चश्मा यूज करते हैं ना, उसमें उत्तल लेंस रहता है ताकि हम पढ़ेंगे बड़ा बड़ा दिख जाए। तो इसमें अक्षर बड़े बड़े दिखाई पड़ते हैं, इसमें अक्षर छोटे आकार के दिखाई पड़ते हैं। चलो नॉर्मल सा यार, बस हिम्मत रखो, हौसला रखो, सब हो जाएगा। जब क्या बोलता है, यह प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, जानता है ना। अभिसारी दर्पण है उत्तल लेंस, अभिसारी लेंस है उत्तल लेंस, एक जगह इकट्ठा करता है और ये प्रकाश की किरणों को बिखेर देता है, फैला देता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक आभासी दोनों बनता है, वास्तविक बनेगा, आभासी, वास्तविक आभासी उल्टा टाइप का बनता है किसमें, उत्तल लेंस में। लेकिन इसमें केवल बनेगा प्रतिबिंब, केवल आभासी बनेगा, यानी कि सीधा बनेगा। आगे इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, जो कि हमने पूरा ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ा होगा कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, किस दर्पण का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, किस लेंस से उल्टा बनता है, ये सारा ऑब्जेक्टिव में आपने पढ़ रखा है। और उसी को एक जगह मिला के लिख दो तो हमारा लॉन्ग सवाल का जवाब बन जाता है। क्या उत्तल लेंस का दो उपयोग देखिए। अच्छा यहाँ पे फिर से आगे क्या, अच्छा लेंस है, वो दर्पण था ना, नेत्र से दूर दृष्टि दोष को सुधारने में, जिसको दूर दृष्टि दोष हो गया मतलब दूर का दिख रहा, नजदीक का नहीं दिख रहा, तो नजदीक को देखने के लिए, यानी कि अगर आंख में दूर दृष्टि दोष हो गया, नजदीक का दिखाई नहीं दे रहा, तो इसको सुधारने के लिए लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, इस लेंस का, उत्तल लेंस का। फिर छपाई के छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ने में, छपाई है छोटे छोटे अक्षर है, उसको पढ़ना बड़े बड़े, तो उसको पढ़ने में इसका उपयोग मैग्नीफाइंग ग्लास में भी होता है। मैग्नीफाइंग जो ग्लास होता है ना, चश्मा को ही बोला जाता है, तो उसमें भी होता है। इसका उपयोग सूक्ष्मदर्शी भी होता है, ठीक है, कैमरा में भी होता है, ठीक है, बहुत सारा इसका उपयोग है। आगे अवतल दर्पण का उपयोग लिखिए। हाँ अच्छा, आप लोगों को कितना सवाल याद था वो भी कमेंट करके बता दीजिए, कौन कौन सवाल कितना याद था, जो याद नहीं रहा लिख लीजिएगा। अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में क्यों करते हैं। सोलर कुकर में देखो सवाल दे दिया हमने, कन्फ्यूजन हो रहा था हम लोग को कि सोलर कुकर में अवतल दर्पण या समतल दर्पण। अब यहाँ बात भी क्लियर हो गया, मैंने बताया कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, इसलिए उसका यूज करते हैं क्योंकि प्रकाश को क्या करता है, इकट्ठा करता है, टकरा के प्रकाश इकट्ठा हो जाता है। अब बोलता है क्या कि अवतल दर्पण का उपयोग सोलर कुकर में इसलिए किया जाता है क्योंकि सूर्य से आने वाली किरणें, सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आएंगी वो एक जगह फोकस पर अभिसारित कर देता है, एक जगह जमा करता है, यानी एक जगह का जमा करता है। अब जमा करने का मतलब क्या होता है, ताप बढ़ जाता है।
अब इतना हीट होता है कि खाना पक जाता है। एक्चुअली ये कुकर है, जैसे कुकर का काम क्या, खाना पकाना। तो ये जो है ना सोलर कुकर का उपयोग अक्सर पहाड़ी में रहने वाले लोग वगैरह या जहाँ पे इंतजाम है तो इसको यूज करते हैं। इस तरह से एक बर्तन बना होता है, ठीक है ना, आपने देखा, और यहाँ पे बना उसका समझो डेगची वगैरह रखने के लिए बना होता है, ठीक है ना, बर्तन रखने के लिए। और नीचे समझो उसका, और यहाँ पे इसका एक ढक्कन होता है जो इसका ढके रहता है, और ये खोलता है ना, देखो अब यहाँ से किरणें आएंगी और ये यहाँ पे जो है दर्पण लगा हुआ है अवतल वाला, किरणें सब आएंगी, और किरणें जा करके एक जगह जाके मुड़ जाएगी, एक जगह जाके जमा हो जाएगी एक जगह। अब सोचो प्रकाश की किरणें इतना पावर सूर्य की रोशनी में कि अगर एक जगह जमा कर देना तो इतना हीट होता है नीचे का जो ये तो जो बर्तन है इतना हीट हो जाता है, इतना गर्म होता है, खाना पक जाता है। खाना पकने के लिए क्या चाहिए, गर्मी चाहिए, चाहे आग से पका दो चाहे सूरज की रोशनी पका दो। उत्तल लेंस में भी ऐसी होता है ना, एक जगह जमा करता है तो प्रकाश एक जगह इकट्ठा कर देता है, उससे कागज भी वगैरह जला के देखे होंगे आप लोग एक्सपेरिमेंट वगैरह। तो इसलिए जो है इसका उपयोग क्या करते हैं, कुकर के दर्पण में करते हैं, कुकर के दर्पण सौर कुकर में करते हैं, क्योंकि प्रकाश एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो खाना बन जाएगा। देखिए नेत्र की सामान्य क्षमता से क्या समझते हैं, देखिए नॉर्मल सा सेंटेंस है, अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता। अच्छा अभिनेत्र लेंस का कन्फ्यूजन लगता है सर, अभिनेत्र लेंस क्या होता है, नेत्र ही बोलो नया आता तो। नेत्र लेंस की वह क्षमता, आंख में जो लेंस है ना उसमें एक पावर है, क्षमता है, क्या है कि जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित कर लेता है। अब ये 2 नंबर का सवाल है तो आप इसको बढ़ा सकते हो कि नेत्र में, हमारे नेत्र में एक ऐसी क्षमता है कि जब हम दूर की वस्तु को देखना चाहते हैं तो नेत्र दूर की वस्तु के पास फोकस कर देता है ना, तुरंत दिख जाता है हमको। जब नज़दीक की वस्तु देखना चाहते हैं तो तुरंत फोकस यहाँ पे कर दिया। तो ये दूर की वस्तु तुरंत फोकस कर देना, तुरंत दूरी पे फोकस कर देना, तुरंत नज़दीक पे फोकस कर देना, ये जो फोकस हो रहा, ये जो उसमें क्षमता है, ये जो पावर है, इसी को बोला गया क्या, सामान्य क्षमता। अगर ये पावर किसी आदमी के हाथ में दे दे तो क्या करें, अगर हर आदमी के पास दे दे पावर तो कंफ्यूज हो जाएगा ना कैसे करना है। लेकिन ये ऑटोमेटिक अपना ब्रेन जो है काम कर रही, ब्रेन के अकॉर्डिंग सारा कुछ बॉडी चल रहा ना, है आँख लेकिन ब्रेन के अकॉर्डिंग ही सब कुछ चल रहा। तो ब्रेन के अकॉर्डिंग तुरंत दूर नज़दीक हो जा रहा, यानी कि ये जो है क्या कर रहा, सिलेरी मांसपेशियाँ या फोकस दूरी कंट्रोल करता है जो। तो यही इस क्षमता को बोलते हैं सामान्य क्षमता। चलिए आइए, दृष्टि दोष क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। सवाल 2 नंबर का पूछे, दृष्टि दोष होता है क्या। दृष्टि मतलब आँख में दोष, दृष्टि मतलब देखने में कुछ दोष हो रहा, खराबी हो रहा, अवगुण हो रहा, उसको बोलते हैं दृष्टि दोष। देखिए जिन व्यक्तियों के नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बनती, सही बात है, रेटिना पे फोटो नहीं बनता, या तो पहले बनता होगा या तो सामने बन जाता होगा, या तो पीछे बनता होगा या तो पहले बन जाता होगा। तो अगर पीछे बनेगा तो भी प्रॉब्लम, सामने बनेगा तो भी प्रॉब्लम, रेटिना पर बनेगा तभी ठीक ठाक है। आप चश्मा नहीं लगा रहे हो, आप एकदम पूरा परफेक्ट हो कि 25 सेंटीमीटर तक क्लियर पढ़ पाते हो, 25 से जैसे नज़दीक ला तो एकदम अकबक हो जाता है, तो समझो आपकी आंखें ठीक है ना। और दूर की वस्तु अनंत तक देख सकते हो, तो आपके नेत्र में जो रेटिना है एक्चुअली में वहीं पर फोटो बन रहा है, ठीक है ना। हमारी फोटो भी आपकी वहीं बनती होगी, खैर जो लेंस लगा है तो उसका तो आगे पीछे होता होगा, लेकिन लेंस जो है एक जगह लेंस का काम क्या है बताओ, चश्मा जो लगाते हैं इसका काम क्या है, इसका काम यही है कि फोटो को कहाँ पे बनाना, रेटिना पे बना देना। फोटो रेटिना पे बनाएगा तभी तो हम क्लियर दिख पाएंगे नज़दीक या दूर को। तो काम यही करता है कि जिन व्यक्तियों के नेत्र में रेटिना पर फोटो नहीं बनता है उस नेत्र में दृष्टि दोष होता है, सही बात है। आप इसको और बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं कि जिस व्यक्ति के नेत्र में रेटिना पर फोटो नहीं बनता है, प्रतिबिंब नहीं बनता है, वो या तो दूर की वस्तु को नहीं देख पाता है या तो नज़दीक की वस्तु को साफ स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। अब इसमें जो बीमारी है इसी को बोलते हैं दृष्टि दोष। ये मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं ना, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि यानी कि दूर दृष्टि दोष, और जरा दृष्टि। मुख्य रूप से 3 ही प्रकार के होते हैं। ऐसे 4 भी आता है एस्टिग्मेटिज्म, लेकिन 3 ही का लिखेंगे इतना देर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या होता है, आइए प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। देखिए प्रकाश समझते हैं, बिल्कुल। वर्ण मतलब समझते हैं, वर्ण मतलब रंग, कलर। अब विक्षेपण समझते हैं, बट जाना। आगे डेफिनेशन का मतलब प्रकाश में जो रंग पाया जाता है 7 गो रंग, वो रंग अगर फैलेगा उसको बोलेंगे विक्षेपण। कैसे फैलेगा आप जानते हैं, आज स्पेक्ट्रम कैसे बनता है। जब सूर्य का श्वेत प्रकाश, हमको पता है सूर्य की रोशनी श्वेत होता है, और श्वेत प्रकाश में जब प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग में बट जाता है। विक्षेपित मतलब बट जाता है, विक्षेपित हुआ था बट जाता है। तो सूर्य की किरणें में सूर्य की जो किरणें हैं वो श्वेत प्रकाश है, और श्वेत प्रकाश में 7 रंग होता है।
और जब जैसे ही हम उसको प्रिज्म से गुजारते हैं ना, ये है प्रिज्म है ना, जैसे सनलाइट यहाँ से श्वेत है, श्वेत प्रकाश है, ये जैसे ही पार करेगा तो 7 कलर में बट जाएगा, 7 कलर में बट जाएगा, वायलेट आ जाएगा और यहाँ पे रेड, अब बीच में और भी है। तो देख रहे एक श्वेत प्रकाश जो है 7 कलर में बट गया, तो ही बोलता है कि श्वेत प्रकाश से प्रिज्म द्वारा 7 रंगों में विभक्त होना ही प्रकाश का विशेषण लिखा गया, सॉरी विक्षेपन, प्रकाश का विक्षेपन क्या है, प्रकाश का विक्षेपन कहलाता है, प्रकाश का विक्षेपन का। समझ में आया कि जब सूर्य के प्रकाश प्रिज्म से गुजारते हैं तो 7 रंग में बढ़ जाता है, ये घटना है, यही को बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपन। अब स्पेक्ट्रम कैसे प्राप्त होगा भाई, हमको दिखेगा 7 कलर कैसे, 7 रंग में तो बढ़ गया, लेकिन दिख रहे ना अभी नहीं दिख रहा। अभी यहाँ पे लगाएंगे स्पेक्ट्रम, ये वाला पर्दा लगाएंगे, पर्दा, तो पर्दा पे हमको 7 कलर दिखेगा। तो ही बोला गया जब उन रंगों को एक पर्दे पर उतारेंगे तभी कहलाएगा वो स्पेक्ट्रम। आप अगर फिगर बनाते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, बना दीजिएगा। तारे क्यों टिमटिमाते, आइए हमने किताब में देखा भाई, इतना लंबा चौड़ा गाइड में दिया हुआ है कि दिमाग मेरा दुख गया, बहुत मुश्किल से इसको हम जो मेन पॉइंट है, 5 नंबर का सवाल, 2 नंबर का सवाल, इतना बहुत काफ़ी है आपके पेपर में। मेरे ख्याल से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लाइन है, 13 चौक 64, बहुत काफ़ी है, 50-60 में एवब है। अब देखिए वायुमंडल में, लेकिन जहाँ तक बात है ना वो तो लिखना मांगता है। वायुमंडल में प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते, पहला तो यही कारण हो गया कि क्यों टिमटिमाते भाई, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। लेकिन आप सिर्फ इतना लिख देंगे तो आपको 2 नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना, आपको लिखना पड़ेगा जी कि तारों का प्रकाश जब पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, तारा मतलब अरे सूर्य भी तो तारा ही ना है, तो उसका किरणें जो है पृथ्वी के वायुमंडल में घुसता है, तो पृथ्वी तक पहुंचने से पहले उसका लगातार अपवर्तन होता रहता है। जैसे कि अपवर्तन समझते ना, इधर उधर मुड़ जाना, मुड़ते रहना, किरणें आ रही है, तारा जो है, जो सितारा जो चमकता है उससे जो लाइट निकलती है ना, तो वायुमंडल में कण है, वायु धूल कण है, उससे प्रकाश की किरणें आगे पीछे आगे, मतलब अपना दिशा जो क्या होता है, रास्ता जो है मुड़ते रहता है, बदलते रहता है। अब बदलते रहता है तो जब हमारे आंखों में प्रकाश पड़ता है, जब आंखों में प्रकाश प्रवेश करता है तो हमको झिलमिल लगता है झिलमिला रहा है, और उसी वजह से लगता है कि तारे टिमटिमा रहा है। तो तारे टिमटिमाते नहीं हैं, बल्कि तारे से जो किरणें निकलती है वो किरणें वायुमंडल में जो कण है ना, तो वायुमंडल में वो किरणें जो है अपवर्तित होती रहती है, अपवर्तित, परावर्तित नहीं, अपवर्तित होती रहती है, मतलब रास्ता बदलते रहती है ना, मुड़ते रहती है। अब जिग जैग होता तो वही लाइट हमारी आंखों में पड़ती है तो लगता है झिलमिला रहा, और हम लोग बोलते तारे टिमटिमा रहा, ठीक है ना। चलो याद करना नहीं बल्कि समझना है। और एक बात ध्यान में रखो, एग्जाम में सवाल आता है कि अपने शब्द में उत्तर दीजिए, जितना बेहतर होगा अपने शब्दों में उत्तर दीजिए उतना अच्छा रहेगा। किसी आंतरिक जाति को आकाश नीला की अपेक्षा काला क्यों दिखाई पड़ता है, आकाश तो नीला है, लेकिन जब अंतरिक्ष पे चल जाता है तो उसको काला दिखाई पड़ता है। आइए समझते हैं। देखिए अंतरिक्ष यात्री वायुमंडल के ऊपरी सतह पर रहता है, एकदम ऊपरी सतह पे, है ना, और इस ऊंचाई पर वायु के कण उपस्थित नहीं होता है। हम जानते हैं जो प्रकाश की किरणें जो फैलती, यहाँ पे जो आपको किरणें दिख रही है, आपकी आंखों से जो मेरी तस्वीर दिख रही है, पता क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपके मोबाइल और आपकी आंखों के बीच जो है ना, यहाँ पे वायुमंडल है भाई साहब। अगर वायु को निकाल देना तो मेरी वीडियो नहीं देख पाएगी, आप कुछ भी नहीं देख पाओगे। तो वायु है, वायुमंडल की वजह से जो है प्रकाश जो किरणें निकल रही है ना, वो वायुमंडल में जो कण है उससे डाइवर्ज हो रहा, फैल रहा, छितरा रहा आगे पीछे, और वही फिर आंखों में भी आके बन रहा फोटो। तो वही बोला गया कि जो आकाश यात्री, जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं ना, वो वायुमंडल के एकदम ऊपरी परत में चल जाते हैं, एकदम अंतरिक्ष में चल जाते हैं, आसमान के पार। तो वहाँ पे वायुमंडल ही नहीं होता है, वहाँ पे हवा नहीं होता है। अब हवा नहीं तो कण कहाँ से आएगा। लाइट गुजरता जरूर है, लेकिन हवा नहीं तो दिखता नहीं है ना। अब देखिए सूर्य से निकलने वाले प्रकाश का परिकिरणन नहीं हो पाता। अब जो किरणें निकल रही है, ये हम मानते कि ये मानते कि हम हैं, मतलब हम लोग हैं, पृथ्वी पे है, आदमी उड़ के गया ऊपर आसमान में, सन यहाँ पे है, और यहाँ पे वायु जो है, वायु नहीं है, तो प्रकाश की किरणें जब आई तो फैलवे नहीं करेगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो वायुमंडल है ही नहीं, कण ही नहीं, तो फैलेगा कहाँ से। अब जैसे ही यहाँ पहुँचता है तो भाई यहाँ पे तो दुनिया भर के कण है भाई, तुरंत फैल जाता है चारों तरफ,
रोशनी ही रोशनी हो जाता है। तो वही बोला गया कि सूर्य से जो निकलने वाली किरणें होती है परिकिरण नहीं हो पाता है, मतलब फैल नहीं पाता है, और जब फैलेगा नहीं तो उसको क्या दिखेगा, काला। रात में देखो, रात में तो खैर लाइट ही नहीं, अगर लाइट जलाएगा तो दिख ही जाएगा, है ना। तो पूरा काला, सोचो भाई वो तो काला बड़ा खतरनाक वाला काला होगा। रात वाला लाइट तो, रात की जो काला है, रात में जो काला दिखाई पड़ता है वो अलग है, लेकिन वो जहाँ पे वायुमंडल ही ना हो कितना काला होगा आप इमेजिन कर सकते हो। बल्कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई पड़ता है, मतलब नीला नहीं बल्कि काला दिखाई पड़ता है। चलो भाई, स्वच्छ प्रकाश का रंग नीला रंग का दिखाई होता है। हाँ, स्वच्छ आकाश का रंग नीला, जब आसमान साफ होता है तब हमको नीला दिखाई पड़ता है, वही आसमान है जो नीला दिखाई पड़ता है। क्यों, क्या कारण है? अब देखो कैसे दिखाई पड़ रहा है, नीला मतलब नीला कलर जो है बहुत ज़्यादा फैल रहा है, इसीलिए। आइए देखो समझते हैं, नीला रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की अपेक्षा बहुत अधिक होती है। हाँ, नीला रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अन्य रंगों की अपेक्षा अधिक होती है। ये कुछ गलत लिखा हुआ यार यहाँ पे, है ना, ये नहीं होगा, पर तरंगदैर्घ्य नहीं होगा यहाँ पे करो विक्षेपण, तरंगदैर्घ्य को नहीं, अन्य रंगों से तो अधिक वो नहीं हो पाती ना, लाल रंग से ज़्यादा तो नहीं होगा, है ना। नीला रंग की प्रकाश का विक्षेपण बोलो या तो विचलन बोलो, है ना, विचलन। अन्य रंगों के अपेक्षा नहीं, अन्य रंगों में दो, विचलन अधिक होती है, इतना दो, है ना, ये ठीक है। नीला रंग का प्रकाश का विचलन जो है अधिक होता है ना, क्या होता है, अधिक होता है, प्रकाश का विचलन जो है अधिक होता है, ज़्यादा होता है। अब ज़्यादा होता है तो क्या होगा, विचलन मतलब फैल जाता है। अब जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के सूक्ष्म कण नीले रंग को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। अब जैसी किरणें आई सूरज से तो जो नीला कलर, चूंकि सूर्य की किरणें में 7 कलर है, तो जो नीला कलर है वो बहुत ज़्यादा फैलता है ना। तरंगदैर्घ्य उसमें ज़्यादा नहीं होता है, उल्टा गलती भी यहाँ पे लिखा गया, विचलन ज़्यादा उसमें होता है। तो विचलन मतलब वो डाइवर्ट ज़्यादा करता है, फैला देता है किरणें को। अच्छा, फैलाता है तो क्या होता है, हमको पूरा नीला नीला आकाश, फैला हुआ आकाश नीला हमारे नेत्र में जब पहुँचता है, हमारे आँख पे जैसा रंग पहुँचता है वैसे हम देख पाते हैं। अगर मेरा ये शर्ट आपको इस तरह कलर दिख रहा है, क्यों दिख रहा है, ये रंग जो है पहले आपके आँखों में पड़ रहा है, तब जाके ये रंग आपको दिख रहा है, ठीक है ना। मतलब समझ में आया कि कलर अगर आंख पे पड़ेगा तभी हम देख पाएंगे, नहीं तो नहीं देख पाएंगे। ओके, यही से प्रॉब्लम होता है आंखों में, पता है ना। देखिए, जैसे उल्लू का नाम सुने कि ना, आपने सुना है ना उल्लू का नाम। उल्लू क्या होता है, दिन में नहीं देख पाता है, रात में देखता है वो। अब उसमें देखने का फिर कुछ अलग अलग प्रॉब्लम है, आँख में कोण और संकोण वाला होता है ना प्रॉब्लम, तो वो होता है, आपको 11-12 में पढ़ेंगे वो बेसिकली। देखिए, ये सवाल बहुत बार पूछा है, इसको एकदम VBI, हालांकि सारा क्वेश्चन VBI है, लेकिन ये इतना बार पूछा है ना भाई, मत पूछो, बड़ा मस्त सवाल है जी। कि सूर्योदय या सूर्यास्त के समय, जब सूर्य डूबता है या सूर्य जब निकलता है, उस समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है। तो बहुत लोग बोलते हैं यार देवी देवता बहुत कुछ अपना लगाते हैं, लेकिन साइंस ये बोलती है क्या कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य विक्षेपित के निकट होता है, विक्षेपित के क्षितिज के निकट होता है, मतलब बहुत क्षितिज, मतलब बोले तो ये सन है, पृथ्वी है, ठीक है ना, और सूरज यहाँ पे है, निकल रहा है या तो डूब रहा है यहाँ पे है, तो ये क्षितिज मतलब जो है ना किरणें, ये एकदम निकट होता है, क्षितिज के निकट होता है। हम जानते हैं कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होता है, अधिक होता है, ये पॉइंट वाली बात है, लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है, जिसके कारण यह रंग नहीं फैलता है। जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा वो फैलवे नहीं करेगा। अब नहीं फैलेगा भाई तो क्या होगा, बहुत अधिक दूरी तक जा सकता वो लाल रंग, फैलेगा नहीं तो क्या होगा, एकदम दूरी तक जाएगा, मतलब सीधा जाएगा, समांतर किरणें उसकी समांतर चल जाएगी। जैसे आपको बोले भाई साहब आपको मतलब जाना है, तो आप जा रहे हो सीधा, लेकिन कोई भटकाने वाला बीच में मिल गया, इधर भटक जाओ इधर भटक जाओ तो भटक जाओगे। लेकिन लाल रंग की किरणें जो है वो सीधे जाते रहती है, एकदम सीधे सीधे सीधे, फैलती नहीं, क्योंकि ये इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। अब जब फैलती नहीं सीधे जाती है तो क्षितिज है तो हमारे आंखों पे सीधे पड़ती है, और जब फोटो बनता है हमारे आँख पे लाल लाल तो दिखता भी लाल लाल, ठीक है ना। या किरणें हमारी आँखों पर पड़ती तो हमें लाल दिखाई पड़ता है। कभी कभी लाल को रक्ताभ मतलब वही होता है, रक्ताभ मतलब रक्त के जैसा लाल लाल दिखाई पड़ता है, यही कारण है ना। तो अंधविश्वास में बहुत लोग बोलते हैं कि सूर्य डूबता है तो रो रहा है, आँख से आंसू निकल रहा है, अलग अलग सबके अलग अलग कहावतें हैं, बट यहाँ पे साइंस ये बोलती है। समझिए यहाँ पे कि प्रकाश के प्रकीर्णन से आप क्या समझते हैं। देखिए, प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है, प्रकीर्णन का मतलब होता है फैलना। आइए समझते हैं,
जब वायु की किरणें वायुमंडल से गुजरती है तो वायु के कण द्वारा प्रकाश के प्रकिरण हो जाता है। जब सूर्य की किरणें, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश जो है वायुमंडल से गुजरता है ना, तो वायुमंडल में जो कण है वो क्या करता है, फैला देता है प्रकाश को फैला देता है। वही बोला गया, प्रकीर्णन कर देता है, प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है। आप लिखो प्रकाश का फैला देता है। इसमें नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और लाल रंग का प्रकीर्णन क्या लिखे, क्योंकि उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसीलिए जिसका तरंगदैर्घ्य कम वो सबसे ज़्यादा फैलेगा। ठीक है ना। अब देखिए भाई साहब, नीला को आसमान नीला क्यों दिखा पड़ रहा था, है ना, क्योंकि नीला का क्या हो रहा था, नीला का प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा हो रहा था और तरंगदैर्घ्य कम हो रहा था। चलिए तो अच्छा, बैगनी यहाँ पे क्या लिख दिया, क्योंकि उस रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। हाँ बोल सकते हैं, नीला का प्रकाश का प्रकीर्णन, आप क्या समझते हैं। देखो यहाँ पे प्रकीर्णन की बात है कि इसलिए यहाँ पे नीले कलर की बात आया, क्यों, क्योंकि नीला ही कलर हमको दिखता है प्रकीर्णन के लिए। आप देखो वायुमंडल आसमान नीला दिखाई पड़ता है, तो हम एग्जाम्पल वही देंगे ना जो हमको दिखता है। ठीक है ना। तो नीला कलर का प्रकीर्णन सबसे अधिक नहीं लिख सकते आप, सबसे अधिक तो बैगनी प्रकीर्णन ज़्यादा बैगनी होता है ना, विचलन, सॉरी, हाँ ठीक है सॉरी, विचलन बैगनी होता है। हाँ, नीले का प्रकीर्णन अधिक होता है और इसका क्योंकि तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य कम उसका प्रकीर्णन ज़्यादा, फैले ज़्यादा। अब देखिए लाल का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा है तो फैलता नहीं है, इसका तरंगदैर्घ्य कम है तो ये फैल जाता है। अब प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिल्कुल भाई, जब प्रकाश फैलता है तभी हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, ऐसे तो कहाँ, इम्पॉसिबल है ना जी। आगे देखें, रेलवे के सिग्नल का प्रकाश का लाल रंग ही क्यों होता है, वही बताइए। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है, फैल नहीं पाता है ना। देखिए रेल के सिग्नल का प्रकाश का रंग लाल होता है। लाल रंग कोहरा धुएं में सबसे कम प्रकीर्णन होता है, कोहरा धुएं में ज़्यादा करता है, ऐसे तो नॉर्मली भी नहीं होता, लेकिन कोहरा सबसे ज़्यादा खतरा वही है ना, कोहरा लगा हुआ है, लेकिन लाल कलर जो है दिख जाता है, अरे लाल खतरा है, तो कोहरे या धुआं में जो है बहुत कम फैलता है, नहीं के बराबर फैलता है। क्यों, क्योंकि इसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। यही दो पॉइंट है कि तरंगदैर्घ्य ज़्यादा और विचलन कम। ठीक है ना, इसलिए यह दूर से देखने पे भी लाल दिखाई पड़ता है। अब सवाल बोल जाएगा कि लाल रंग का प्रयोग खतरे के लिए क्यों करते हैं, उसका भी वही आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अब आते हैं धारा वाला चैप्टर में। विद्युत की परिभाषा दे, देखिए विद्युत धारा, एम्पियर की परिभाषा दे, है ना। एम्पियर किसे कहते हैं वो बताते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। हाँ, और एम्पियर, अच्छा धारा, एम्पियर देखिए क्या होता है, एम्पियर जो है विद्युत धारा से कनेक्टेड है। एम्पियर का जो डिफिनेशन है वो विद्युत धारा से रिलेट होगा, क्योंकि विद्युत धारा को क्या नापती है, विद्युत धारा को एम्पियर नापती है। इसलिए यहाँ पे डिफिनेशन बताया गया विद्युत धारा का कि विद्युत आवेश के प्रवाह, जो ये है चालक है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहा, जो विद्युत धारा प्रवाह हो रहा, आवेश का प्रवाह हो रहा, उसको बोल देंगे, उसका दर को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा कहते हैं। अगर t सेकंड में, मतलब जो भी टाइम है उतना सेकंड में q आवेश किस चालक से प्रवाहित होती है, समझे, मतलब कुछ 2 सेकंड में या 5 सेकंड में कितना आवेश कूलाम प्रवाहित हो रही है, तो धारा बराबर क्या होगा, I बराबर Q/T होगा। अगर प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश चालक से प्रवाहित होती है तो विद्युत धारा 1 एम्पियर की होगी। अब देखो एम्पियर का डिफिनेशन यहाँ पे आ गया, क्या होगा, अगर प्रति सेकंड 1 कूलाम आवेश चालक से धारा प्रवाहित होगी, 1 सेकंड में 1 कूलाम अगर प्रवाहित होगी उसी को बोलेंगे 1 एम्पियर। तो यहाँ पे एम्पियर की परिभाषा दे, यहाँ पे इसी तरह से लिख दीजिएगा। आइए सवाल है, विद्युत धारा की प्रबलता की परिभाषा दें। किसी चालक के किसी अनुपस्थ काठ को पार करने वाली विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुपस्थ काठ से होकर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश होता है। समझे, किसी चालक की प्रबलता मतलब क्या होता है, एकदम स्ट्रॉन्ग, प्रबलता मतलब प्रबल, समझते हैं ना, स्ट्रॉन्ग। अब देखिए क्या बोलता है, किसी चालक के किसी अनुपस्थ काठ, कोई चालक है, कोई तार है, मानो चालक मतलब कोई तार है, तो इसका जो क्षेत्रफल है अनुपस्थ काठ, अब इसको जो पार कर रहा है, इसका जो एरिया को पार करते हुए जा रहा विद्युत धारा की प्रबलता। अब देखिए विद्युत धारा की जितना ज़्यादा प्रबलता रहेगा, जितना ज़्यादा पावरफुल रहेगा, वो ज़्यादा स्पीड से पार हो पाएगा, है ना। तो बोला गया विद्युत धारा की प्रबलता उस अनुपस्थ काठ से होकर प्रति सेकंड प्रवाहित होगा, हर 1 सेकंड में। तो जितना धारा का जितना ज़्यादा वोल्टेज रहेगा वो कम सेकंड में ज़्यादा दूर जाएगा, समझ आ रहा ना। अब सोचो प्रबलता मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। विद्युत धारा जितना ज़्यादा वोल्टेज का रहेगा, जितना हाई रहेगा ना, तो वो बहुत कम सेकंड में बहुत आगे जाएगा। इसका मतलब क्या समझे, पावर है, वो पावरफुल है। अगर वोल्टेज कम देंगे तो टिम 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 टाइप हो जाएगा। लाइट देखें, छोटा सा बल्ब जलेगा,
अब छोटा सा बैटरी ले लीजिए और 100 वाट का बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, है ना। लेकिन वही 100 वाट का बल्ब एक बड़ा का बैटरी जलाए तो जल जाएगा। तो उसमें धारा फ्लो नहीं हो रहा था, धीरे धीरे हो रहा था, पता नहीं चल रहा था। इसमें धारा इतना ज़्यादा होगा कि सबको पार कर देगा, उसी को बोलते हैं परबलता। तो वो जो धारा प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला जो है आवेश, अगर प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाला आवेश Q हो तो I बराबर Q/T यहाँ पे होता है, और उसी को बोलते हैं क्या? विद्युत धारा की प्रबलता। कितना स्पीड से जा रहा, किस पावर से जा रहा, उसको बोलते हैं प्रबलता। देखिए उस युक्ति का नाम बताइए। युक्ति मतलब मशीन जो किसी चालक के सिरों के पर विभवांतर बनाए रखने में सहायता करती है। कौन सा युक्ति है जो चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखती है? किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा नियमित रूप से खर्च करता है। सेल जो बैटरी होता है, तो क्या हो गया? युक्ति का नाम क्या हो गया? बैटरी। समझ आया? युक्ति मतलब बैटरी हो गया। ऐसे लिखा जा रहा कि किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने से सेल अपनी संचित रासायनिक ऊर्जा नियमित रूप से खर्च करता है, जिससे विद्युत धारा निश्चित रहती है और चालकों के सिरों के बीच विभवांतर बना रहता है। मतलब चालक जो है एकदम निश्चित, मतलब एक कांस्टेंट होकर धारा प्रवाहित हो रहा है, तब दोनों सिरों पे जो विभवांतर है वो क्या होता है? बना रहता है। यह परिवर्तित प्रतिरोध द्वारा संपन्न होता है। तो ये नहीं लिखने चलेगा, लेकिन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। तो युक्ति कौन हो गया? बैटरी या सेल हो गया, वो युक्ति हो गया। विद्युत धारा क्या है? इसका समीकरण मात्रक लिखिए। समीकरण, अच्छा मतलब विद्युत धारा का फॉर्मूला देखिए। किसी चालक के आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। वही किसी चालक में कोई तार है, उसमें जो आवेश प्रवाहित हो रहा वो कितना स्पीड से हो रहा, दर क्या है, कितना सेकंड में कितना आवेश जा रहा, ठीक है ना, कितना सेकंड में कितना आवेश जा रहा, आवेश कितना जा रहा, आवेश, और वही उसका जो रेट है उसी को क्या बोलते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। अगर सेकंड में, एक सेकंड में चालक से बहने वाला आवेश क्यू आवेश हो, अच्छा टी है यहाँ पे होगा, अगर टी सेकंड में कोई टाइम होगा, कुछ टाइम में अगर बहने वाला आवेश क्यू हो तो धारा का फॉर्मूला Q बराबर I बराबर Q/T। ये हो गया समीकरण। विद्युत धारा कैसा है? मात्रक एम्पियर होता है ना। इसे एमीटर से मापा जाता है। हो गया, ओके। 2 नंबर का सवाल काफ़ी है। आगे देखिए सवाल। ओम का नियम बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में से पूछता है, 5 नंबर में पूछता है, लेकिन 5 नंबर में पूछेगा आपसे कि ओम का नियम सत्यापन करे तो आपको लॉन्ग बनाना है। अचर ताप पर, अचर मतलब क्या होता है यार? अचर मतलब एक ऐसा ताप, चर अचर समझते हैं ना, मैथ में पढ़े चर अचर। तो चर वैल्यू क्या होता है? एक्स वाई जेड। अचर वैल्यू जो है 2 या 3 जो भी हो, एक अचर मान हो, 4 हो तो 4, 5 हो तो 5। अचर मान बदलते रहता है, एक्स वाई जेड, तो एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। लेकिन बोले हम 4, मेरे पास 4 रुपया है, कन्फर्म 4 रुपया है। मैं बोलूँ मेरे पास x रुपया है, भाई अब कौन सा रुपया है, कितना रुपया है, x से पता नहीं। तो बोला कि अचर ताप पर, मतलब एक ऐसा ताप हो जो कांस्टेंट हो, 4 पे, 5 पे, 6 पे, जो भी है, उसको बोला कि अचर ताप पे। मतलब एक ताप एक जगह हम बोले इतना फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है, ताप है, तो एक अचर हो गया। किसी चालक से प्रवाहित होने वाला विद्युत धारा उसके सिरों के बीच आरोपित विभवांतर के समानुपाती होता है। यानी कि एक ऐसा ताप है ना, जो उससे जा रहा, देखिए समानुपाती होता है, इसको बोला गया। कोई चालक, ठीक है, मानते कोई तार है, एक इसका टेम्परेचर बना हुआ है कि इसका टेम्परेचर इतना, जो भी टेम्परेचर, इसका ताप जो हीट है उसका बना हुआ है। अब वो मतलब ताप जो है अप डाउन नहीं हो रहा। अचर मतलब वही होता कि अप डाउन नहीं हो रहा, कांस्टेंट है, एक जगह रुकी हुई उसका ताप है। और उसके बाद उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो बोलता है कि किसी चालक से प्रवाहित विद्युत धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर जो यहाँ पे हो रहा, तो इसके जो है समानुपाती होगा, समान अनुपात में होगा। समानुपात यानी कि जितना अनुपात धारा फल होगा उतने अनुपात इसका विभवांतर बनेगा, उसी को बोला समानुपाती, I समानुपाती R। इसको हम ये लिख सकते हैं, अच्छा ये ऐसे लिखेगा। और यहाँ पे ताप अचर है, तो R यहाँ पे चूंकि प्रतिरोध तो हर एक चालक में रहता है, चाहे तार चांदी का हो, सोना का, कुछ भी हो, लेकिन चांदी हो, तांबा, एल्युमिनियम हो, लेकिन हर कुछ में प्रतिरोध रहता है ना, थोड़ा थोड़ा रहे चाहे ज़्यादा रहे, लेकिन रहता है ना, एकदम 100%। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया I इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इक्वल टू V/R। तो आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, अगर V जो है क्या होगा, I के बराबर होगा, तो V बराबर क्या होगा, IR। R तो यहाँ पे चूंकि रहेगा विद्युत। अब देखो ये R इसके साथ क्यों मल्टीप्लाई हुआ, I के साथ, पता चलता है, क्योंकि R जो है धारा को रोकेगा, प्रतिरोध किसको रोकेगा, विभवांतर को थोड़ी ना।
विभवांतर बेचारा अपना दोनों साइड में लगा हुआ है, खड़ा है, जा रहा कौन, धारा, तो रोकेगा कौन, प्रतिरोध, यही दोनों में टक्कर होगा ना, इसलिए यहाँ पे I से गुना हो रहा है। इसका प्रतिरोध R को चालक का प्रतिरोध कहा जाता है। चलो आगे देखते सवाल, प्रतिरोध क्या होता है इसका सूत्र लिखिए। देखिए, चालक पदार्थ का ऐसा गुण जो पदार्थ से होकर प्रवाहित होने वाला धारा को रोकता है। इस चालक मानते हैं, तांबा है, तार है, इसमें विद्युत धारा बाहर है, जा रहा, तो इसमें एक ऐसा क्वालिटी है, गुण है, जो ये जो धारा जा रहा ना उसको रोक रहा, ठेल रहा, धक्का दे रहा, रुक जा रुक जा रुक जा, और यहाँ से तार धारा जा रहा, लेकिन ये रोक रहा, तो वो जो रोकने के जो गुण है ना उसी को बोलते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब वही रोकना, प्रतिरोध करना। इससे अक्सर आर से सूचित किया जाता है ना। इसका ओम क्या, इसका सूत्र आर और भी भाई आई होता है, इसका मात्रक ओम होता है जिसको ओम से दर्शाया जाता है इस संकेत से। तो ये सब तो जानते हैं आप लोग, ऑब्जेक्टिव में नॉर्मल सा पढ़े हुए हैं। आगे देखिए, किस चालक का प्रतिरोध किन बातों पे निर्भर करता है, ये ऑब्जेक्टिव में सवाल पूछता है, यहाँ पे सब्जेक्टिव में सवाल पूछ लिया गया है, आता है सवाल। देखिए, तो 4 बात पे निर्भर करता है। पहला, चालक की तार की लंबाई पर, तो ये 2 नंबर का सवाल पूछेगा ना, तो आप बस सिर्फ ये चारों लिख दीजिएगा, काफ़ी है 2 नंबर मिलना। बहुत सबका अलग अलग पॉइंट डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। डिफाइन कब करना, अगर यही सवाल 5 नंबर में बोल दे तब सुनिए डिफाइन क्या करना है। पहला लिखिएगा चालक की तार की लंबाई पर, तो लिखना पड़ेगा कि चालक में किसी चालक में विद्युत धारा उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो प्रतिरोध, किसी चालक में प्रतिरोध जो है उसकी लंबाई पर निर्भर करती है, चालक की लंबाई पर, यानी कि जब चालक तार की लंबाई बढ़ा देंगे तो रुकावट बढ़ जाएगा, लंबाई घटाएंगे तो रुकावट घट जाएगा, तो लंबाई पर डिपेंड हुआ ना। दूसरा, चालक के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, यानी कि चालक कितना मोटा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई तार जितना ज़्यादा मोटा होगा उसका प्रतिरोध उतना कम होगा, और जितना पतला होगा उसका प्रतिरोध उतना ज़्यादा होगा। चालक के ताप पर आपने पढ़ा, चालक का ताप अगर बढ़ा देंगे तो प्रतिरोध बढ़ जाएगा, रुकावटें बढ़ जाएगी। अगर प्रतिरोध ताप कम कर देंगे, हीट कमा देंगे, ठंडा कर देंगे, तो प्रतिरोध भाई एकदम डाउन हो जाएगा, ठीक है ना। चालक पदार्थ पर, चालक पदार्थ चांदी का है तो प्रतिरोध बहुत कम रहेगा, अगर वही चालक पदार्थ एल्यूमिनियम का है तो प्रतिरोध ज़्यादा रहेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा 5 नंबर में, लेकिन 2 नंबर के लिए काफ़ी है। 5 नंबर से नहीं पूछता है। देखिए, इस सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बल्ब का फिगर बनाने के लिए जान लो कि विद्युत हीटर में विद्युत धारा की किस प्रभाव, अरे उल्टा हो गया, सॉरी, ये सवाल, अच्छा इसका सवाल है विद्युत बल्ब की चित्र बनाए, विद्युत बल्ब है, विद्युत बल्ब है, सवाल आता है कि विद्युत बल्ब का नामांकन चित्र बनाए, तो सिर्फ आपको फोटो बनाना है, ये देख लीजिए कैसे बनाना है, ठीक है ना, ये आपको बनाने आना चाहिए। सवाल यहाँ पे विद्युत हीटर में विद्युत धारा प्रभाव, अच्छा वो गायब हो गया क्या, देखते हैं कहीं पर का होगा वो, ये इसका जवाब कहाँ गया, 33 नंबर विद्युत हीटर में विद्युत धारा। अच्छा 33 का सवाल जवाब पीछे होगा मेरे ख्याल से, दिखा देंगे। देखिए, विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस क्यों भरी जाती है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए, बहुत लंबा था लेकिन मैं नॉर्मल कर दिया, नॉर्मल भाषा में समझ लो आप। ये देखिए, जो विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन होता है, यूज होता है ना, टंगस्टन फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन धातु का रहता है, और टंगस्टन धातु जो है ऑक्सीजन से बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, रिएक्शन करेगा तो फट जाएगा वो। अब सोचो भाई, बल्ब से और अगर ऑक्सीजन नहीं निकालेंगे तो क्या होगा, वो तो जलेगा नहीं, फट जाएगा फिर वो। तो हम उसमें निष्क्रिय गैस भर देते हैं, आर्गन हो चाहे नाइट्रोजन गैस भर देते हैं, और आर्गन नाइट्रोजन जो है टंगस्टन से रिएक्शन नहीं करता है, और रिएक्शन नहीं करता तो आराम से लाइट बिखेरता है ना। चलो यही बात समझना है। तो विद्युत बल्ब का कांच, विद्युत बल्ब कांच का बना होता है, बेसिकली ये विद्युत बल्ब कांच वाला ही बारे में बोला जा रहा है, प्लास्टिक वाला नहीं। इसके अंदर टंगस्टन तार का बना होता है, तंतु यानी कि फिलामेंट होता है, तंतु जो रहता है टंगस्टन कराता है, ओके। बल्ब के अंदर की हवा निकाल कर उसमें निष्क्रिय गैस भर जाती, क्योंकि यदि हवा की उपस्थिति में फिलामेंट से धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा, कराई जाती तो गर्म होने पर वह ऑक्सीकृत हो जाएगा। देखो ये वर्ड आपको लिखना, ऑक्सीकृत होकर भंगूर हो जाएगा, मतलब टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। मतलब मान लो ये बल्ब है और ये है मान लो फिलामेंट, अब इसमें जब करंट ऑन करेंगे तो ये जो है टंगस्टन इतना ज़्यादा हीट होगा, गर्म होगा ना, तो अगर ऑक्सीजन रहेगा तो वो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत हो जाएगा, ठीक है ना, और ऑक्सीकृत होकर क्या होगा, भंगुर होगा, टूट जाएगा। लेकिन अगर उसके अंदर ऑक्सीजन ही ना रहे तो भाई बहुत ज़्यादा लाइट देगा, इतना ज़्यादा पावरफुल, इतना हीट गर्म होता है ना, जो टंगस्टन इतना ज़्यादा टंगस्टन गर्म होता है, इतना ज़्यादा हीट होता है कि रोशनी निकलने लगता है ना, रोशनी फैल जाता है, इसलिए उसका यूज करते हैं हम लोग टंगस्टन का। अब देखिए चूर चूर हो जाएगा। अब निष्क्रिय गैस होने से टंगस्टन के फिलामेंट वाष्पित नहीं होते हैं, नहीं होता है, टूटता नहीं है,
तो बल्ब आसानी से काम करता है, आराम से जलते रहता है बल्ब। तो देखो आप अपना शब्द में इसको लिख सकते हैं, 2 लाइन आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। आप बात समझ गए ना, क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन से, अच्छा अगर आपको ऑक्सीजन के लिए तो नहीं लिखने आएगा तो लिख दीजिएगा कि बल्ब का, अगर बल्ब में जो फिलामेंट लगा है, अगर उस फिलामेंट जो पहले लिखेंगे, बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन तार का बना होता है, और टंगस्टन तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो टंगस्टन तार इतना ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ऐसे बोलेंगे, अगर हवा नहीं निकालते हैं बल्ब से और टंगस्टन से विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो टंगस्टन इतना ज़्यादा गर्म होगा ना कि हवा से रिएक्शन करके टूट जाएगा, भंगुर हो जाएगा। लेकिन निष्क्रिय गैस वो रिएक्शन नहीं करता है तो नहीं टूटता है, तो ये सुरक्षित रहता है। चलिए, एमीटर और वोल्टमीटर में क्या परिपथ में क्रम से श्रेणी क्रम पार्श्व क्रम में क्यों जोड़ते हैं? जानते हैं हम लोग पढ़े हैं कि एमीटर को जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर को जोड़ते हैं समांतर क्रम में। क्यों जोड़ते हैं भाई साहब, देखते हैं। एमीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, परिपथ की कुल धारा इससे होकर गुजरती है, इसका प्रतिरोध बहुत काफी कम होता है, अतः प्रवाहित धारा का मान नहीं बदलता है। समझ आया? अब बोला कि क्या, कि एमीटर का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि परिपथ की कुल धारा इससे होकर गुजरती है। अगर हम धारा है यहाँ पे एमीटर मशीन अगर नहीं लगा देते हैं, इसलिए तो जो धारा प्रवाहित हो रहा है ना, कुल धारा जो है प्रवाहित गुजरते रहती है। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध नहीं करता, ये रुकावट नहीं करता है। एमीटर लगा दिया ना यहाँ पे, समझो गार्ड हो गया, और गार्ड मतलब लाइसेंस दे दिया, जाओ भाई जाओ। अगर तार तांबा का, एल्युमिनियम का तार है ना, और रुकावट ज़्यादा पैदा कर रहा तो एमीटर लगा देता है ताकि यहाँ पे करंट जाएगा, तो ये जो है ना प्रतिरोध को कर देगा जीरो, एकदम रोकबे नहीं करेगा, धड़ाधड़ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिरोध बहुत कम होता है। अब अगर वोल्टमीटर अगर करते हैं, तो वोल्टमीटर को समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और ये काम क्या करता है, परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच के विभवांतर को बदलते रहता है, वोल्टेज को अप डाउन करते रहता है, लेकिन एमीटर नहीं करता है। अगर सोचो अगर घर में हम एमीटर लगा देंगे क्या होगा? ऐसे घर में तो समांतर क्रम से जोड़ते हैं ना, अगर श्रेणी क्रम से जोड़ देंगे तो एमीटर लगाना पड़ेगा। और घर में हर जगह हर लाइट थोड़ी ना है, कहीं के देखो यहाँ पे बहुत बड़ा लाइट है ना, आप कहीं बाथरूम में छोटा सा लाइट है, नाइट बल्ब छोटा है। अगर सब एमीटर से लगल रहेगा श्रेणी क्रम से, एक लाइट जलाएंगे भन सनी सब फुट फट जाएगा, तो ज़्यादा, क्योंकि जो धारा जो है सब जगह एकदम सेम वैल्यू से जाएगा। अगर जितना वोल्टेज से धारा निकला बैटरी से या बिजली से, जितना वोल्टेज से धारा निकला स्विच ऑन करने के बाद, तो सब जगह सेम वोल्टेज चल जाएगा, फट जाएगा ना। इसलिए समांतर क्रम का यूज करते हैं कि जहाँ पे जैसा बल्ब रहेगा वो उतना धारा वहाँ पे वो लेगा, है ना। तो समांतर क्रम में क्या करता है, ये वोल्टमीटर क्या करता है, प्रतिरोध को कम कर देता है, बढ़ा देता है, प्रतिरोध को बढ़ाता है, यहाँ प्रतिरोध को कम ही करता है। और ये वोल्टमीटर जो है प्रतिरोध को बढ़ा देता है, रुकावट बढ़ा देता है, ठीक है ना। चलो, तो घर में हम लोग वोल्टमीटर का इस्तेमाल करते हैं समांतर क्रम का। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट भाई साहब, मत पूछो सवाल, कितना इतनी कीमती सवाल है, मतलब मत पूछो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लो, ऐसे बाएं हाथ। अच्छा, दाएं हाथ का भी सेम नियम उन्होंने दिया, लगभग सेम है, डिफरेंस सेम ही है, पहले दाएं हाथ लिखना है, बायां हाथ है। ये तीनों उंगली को फ्लेमिंग ने फैलाया, तो ये बोला ये तीनों एक दूसरे के लंबवत है ना, परपेंडिकुलर लंबवत है। अब फैलाने के बाद जो है ये बोला कि अगर इससे धारा प्रवाहित करते, सपोज डेट हम ऐसे बोला, अगर धारा प्रवाहित करते हैं तो ये जो है ना मध्य फिंगर है, और ये तर्जनी है, और ये अंगूठा, ये तीनों एक दूसरे से लंबवत है। तो अंगूठा जो है धारा का बल की दिशा बताएगा, और तर्जनी जो है विद्युत धारा का चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा, और ये विद्युत धारा को धारा की दिशा बताएगा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगा तर्जनी। वही बात लिखना है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम, बाएं हाथ की तर्जनी, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाए कि तीनों एक दूसरे के परस्पर लंब हो। ऐसा फैलाए कि तीनों एक दूसरे से क्या हो, लंब हो। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और मध्यमा चालक में प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करती, तो अंगूठा चालक की ओर गति की दिशा अथवा चालक की ओर आरोपित बल की दिशा। मतलब बता रहा कि अगर यदि तर्जनी जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बता रही है, तो ये क्या बताएगी, विद्युत धारा की दिशा बताएगी, और अंगूठा जो है विद्युत धारा का विद्युत वाहक बल की दिशा बताएगी। यही नियम बताया गया है इसको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण से क्या समझते हैं? प्रेरण समझते हैं, जैसे आप मेरे से प्रेरित हो रहे हैं, हाँ भाई एकदम हम भी पढ़ेंगे, अब जा करके एकदम याद करेंगे। क्या हो रहा है, आप प्रेरित हो रहे हो, है ना। मैंने आपको कुछ ऐसा मोटिवेशन लाइन बोल दी, आप प्रेरित हो गए, हाँ भाई जुनून आ गया, करना है, वही यहाँ पे काम कर रहा, प्रेरित हो रहा। तो बोला क्या कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह क्रिया जिसके द्वारा किसी चालक के चुंबकीय क्षेत्र के कारण
कोई चालक है, कोई चालक है, चुंबक क्षेत्र इतना ज़्यादा हो गया कि अन्य चालक में विद्युत धारा में प्रवाहित होती है। ये जैसे ई चालक है, तांबा है, इन्होंने जो नियम बताया था, एक देखो ये मान दे कि एक चालक है और चालक में क्या बोल रहा, चालक चुंबकीय क्षेत्र के कारण अन्य चालक में, अब इसमें चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र है, क्या है, चुंबकीय क्षेत्र आया हुआ फैला हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से तुरंत एगो ऐसे गुजारेंगे, यहाँ पे ऐसे लाएंगे ना, मतलब कोई चालक अगर लाएंगे यहाँ से ऐसे लाएंगे तो भाई साहब इसमें भी विद्युत धारा फ्लो होने लगेगा। हालांकि इससे कनेक्ट नहीं है, इसमें विद्युत धारा, इसमें चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र किसमें, इसमें है चुंबकीय क्षेत्र, और वो चालक है और वो चुंबक इसमें, चुंबक का पावर इसमें है, ठीक है। वही बोला गया चालक में चुंबकीय क्षेत्र के कारण इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर यहाँ पे कोई तार लाएंगे कोई चालक, तो तार जो प्रेरित हो जाएगा और अपने अंदर में भी वही काम करना शुरू कर देगा, प्रेरित हो जाता है, तो उसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण, है ना, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। प्रत्यावर्ती धारा में कौन कौन सी दो कमियां हैं बताइए। प्रत्यावर्ती मतलब एसी करंट, देखिए यह काफ़ी अधिक विभव उत्पन्न करता है, विभव बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है, इससे बचाव की सावधानियां होनी चाहिए, है ना, मतलब विभव समझते हैं ना, विभव ज़्यादा, विभवांतर ज़्यादा उत्पन्न करता है एसी। प्रत्यावर्ती धारा व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, जिससे काफ़ी उच्च झटका लगता है ना, अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित कर लेता है, झटका बहुत ज़्यादा लगता है, झटका लगता है, देखिए झटका, समझे, झटका मतलब चिपका नहीं, मतलब आकर्षित किया और झटका मार दे कस करके। और डीसी जो करंट होता है ना डायरेक्ट, वो तो भाई एकदम चिपका लेगा, है ना, एकदम चिपक जाओगे, छूना मत, प्रैक्टिस मत करना। जो मशीन डीसी पर चलते हैं उसे एसी पर चलना कठिन होता है, ये एक प्रॉब्लम है, एसी का प्रॉब्लम है ना कि अगर डीसी मशीन है तो एसी पर नहीं चल पाएगा। विद्युत मोटर के सिद्धांत, बस इतना लिख दीजिएगा काफ़ी है। अच्छा ये लाइन इसमें आएगा थोड़ा सिद्धांत है ना, अच्छा ठीक है। विद्युत मोटर एक प्रकार का यंत्र है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। अब सिद्धांत क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय धारा में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित किए जाते हैं तो उसमें एक बल काम करता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घुमाते रहता है, समझे। जैसे देखो जब किसी कुंडली को, कुंडली मतलब कोई तार है, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय धारा के में रखकर, अब चुंबकीय धारा में रखकर उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए लोहा है, ठीक है ना, और इसको तांबा है, कुंडली है, और ये क्या है, मान लीजिए चुंबक बना दिया हम उसको, विद्युत धारा, क्योंकि पता है ना कि जैसी विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो चुंबक जो चालक है, चालक के चारों तरफ चुंबक उत्पन्न हो जाता है। तो अगर चुंबकीय है क्षेत्र है तो धारा प्रवाहित हो रहा, तो उसमें एक बल, एक ऐसा काम, एक ऐसा ताकत उसमें आ जाता है, बल आ जाता है जो कुंडली को उसके अक्ष पर घूमना शुरू हो जाता है। कुंडली का होता है, घूमना शुरू हो जाता है, तो उसको बोलते हैं क्या, विद्युत मोटर का ही काम है, ये सिद्धांत है विद्युत मोटर। दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों भाई, ये सवाल आपने पढ़ना ऑब्जेक्टिव में कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों नहीं काटती, आइए समझते हैं। अगर दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटेगी तो क्षेत्र उस बिंदु पर चुंबकीय सुई दो दिशा को इंगित करेगा। जैसे देखो ये है चुंबक, नॉर्थ है, यहाँ से ऐसे होता है ना, एक दूसरे को काटेगा नहीं, है ये समांतर फ्लो रहेगा, काटेगा नहीं। देखो यहाँ फ्लो लग रहा है कट रहा है, लेकिन काटती नहीं है। अब अगर काट देगी ना, अगर काट देगी तो यहाँ पर अगर चुंबकीय सुई, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, चुंबकीय सुई अगर रख देते हैं तो चुंबकीय सुई दो डायरेक्शन बताना लगेगा, लेकिन ऐसा पॉसिबल है नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, दो डायरेक्शन, है ना। तो बोला गया चुंबकीय सुई दो दिशा को इंगित करेगा, जो असंभव, ऐसा हो ही नहीं सकता है, इसीलिए जो है ये काटती नहीं एक दूसरे को। यही कारण है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। आइए चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के दो गुण बताइए। गुण, पहला गुण तो पता चल ही गया कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक पहला गुण है। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, हो गया चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जहाँ काफ़ी सघन होगा वहाँ क्षेत्र काफ़ी ज़्यादा होगा, ज़्यादा प्रबल होगा। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ज़्यादा गाढ़ा होगा, देखिए सघन कहाँ पे, बताओ सघन कहाँ पे है, बीच में, ये काट रहा है लेकिन रियल में नहीं काटता, ठीक है ना। यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ा है, रेखाएं यहाँ पे ज़्यादा गाढ़ा है, तो यहाँ पे चुंबक का पावर ज़्यादा रहेगा, यहाँ की बनिस्पत यहाँ कम रहेगा, यहाँ ज़्यादा रहेगा, वही बोला गया इसका गुण। और दूसरा गुण क्या हो गया, प्रतिच्छेद नहीं करते। हम ऊर्जा को वैकल्पिक स्रोत की ओर क्यों ध्यान दे रहे हैं, बताओ हम लोग क्यों देख रहे हैं ऊर्जा को वैकल्पिक स्रोत है, कि जो सौर ऊर्जा है उसको देख रहे, ये हमारा वैकल्पिक स्रोत, यही आपको काम आने वाला है। आइए परंपरागत ऊर्जा में से परंपरागत रूप से चली आ रही तकनीक से जीवाश्मी ईंधन को प्राप्त किया जाता है ना।
जीवाश्म ईंधन को कोयला, पेट्रोलियम अभी तक यूज करते आ रहे हैं। दादा दादी सब यूज किया था, परदादा छरदादा सब यूज किया था, अभी भी यूज करते आ रहे हैं। अब पता नहीं कब खत्म होगा। हम लोग हमेशा बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि कोयला खत्म होने वाला, अभी तक खत्म नहीं हुआ। शुक्रिया है खत्म ना हो है ना, तो बहुत भारी दिक्कत होगा। चलिए, इससे काफ़ी खर्च एवं परेशानी का सामना करना पड़ता है। आज के इस वैज्ञानिक युग में तकनीक के बढ़ते कदम में लगातार ऊर्जा की मांग बढ़ती जा रही है। ऐसे में ऊर्जा के परंपरागत स्थानों क्या है स्रोतों परंपरागत स्रोतों पर निर्भर रहना संभव नहीं है। इसलिए हम ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत का ओर, मतलब ऊर्जा का एक स्रोत तो है भाई कि कोयला, पेट्रोलियम, जो कि एकदम परंपरागत से चलते आ रहा है ना। लेकिन अब तकनीक ऐसा बढ़ गया है, टेक्निक ऐसा हो जो हम लोग ज़्यादा खपत होना शुरू हो गया। पहले ऊर्जा का खाना बनाने में इस्तेमाल करते थे, है ना, चूल्हा बनाने में गैस का इस्तेमाल करते थे। अब जो है लाइट के बाद अब देखो इतना सारा काम, ताम झाम, मोबाइल चार्ज, ये बहुत कुछ काम है, हीटर है, एसी है, फ्रिज है, बहुत कुछ, बहुत ज़्यादा हमको चाहिए। अब इसके लिए हमको कुछ दूसरा उपाय देखना पड़ रहा है कि कुछ और उपाय मिल जाए। सौर ऊर्जा लगा लो, विद्युत ऊर्जा बनाना शुरू कर दो, जल ऊर्जा निकाल दो, है ना, ये सब बनाना शुरू किया। उसको बोलते हैं वैकल्पिक स्रोत। वैकल्पिक मतलब जो पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस है, उसके अलावा जो हम लोग ध्यान दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं वही बताना है। क्योंकि संकट करना इम्पॉसिबल है, संभव नहीं है भाई, संभव नहीं है। जो कोयला से हम थोड़ी संभव कि बिजली पूरा कोयले से बिजली चलाए, कोयले खत्म हो जाएगा। तो इसलिए आपको बिजली बनाने के लिए जल विद्युत का भी उपयोग करना पड़ा, ताप विद्युत का भी उपयोग करना पड़ा, भूतापीय विद्युत करने पड़ा, है ना। तो ये सब काम करना पड़ा। सौर ऊर्जा से तो हम लोग कर ही रहे हैं विद्युत का उत्पादन। क्या जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय है? बताइए। जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है। यहाँ बोला क्या नवीकरणीय है, तो लिख देंगे जीवाश्म ईंधन ऊर्जा का नवीकरणीय ईंधन नहीं है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन की श्रेणी में आते हैं। यह ईंधन करोड़ों साल बाद बनता है। करोड़ों साल कौन देख गया, करोड़ पढ़े हम लोग, करोड़ों साल बनता है। इसकी सुरक्षा करना अति आवश्यक है। इसकी कमी को तत्काल भरपाई करना कठिन है। नियंत्रित दूर करने के लिए खर्च कम चाहिए। क्या बोला गया? अतः नियंत्रित दूर से खर्च कम करना चाहिए। मतलब हमको ये उल्टा हो गया, दुरुपयोग से यह नियंत्रित दुरुपयोग से खर्च कम करना चाहिए। मतलब जो हम लोग उपयोग कर रहे हैं उसको थोड़ा कम करना चाहिए। खर्च अतः नियंत्रित दूर से, ये कुछ यहाँ पे अलग है। अतः आप ले सकते हैं खर्च कम करनी चाहिए। दुरुपयोग, यहाँ पे कुछ और सेंटेंस है यार, आप चलो नॉर्मल से लिख देना। अतः हमें इन सभी ऊर्जा को कम खर्च, मतलब एक सद्भावना से खर्च करना चाहिए। सही सही। तो क्यों करते भाई, क्यों बोलते हैं नवीकरणीय? कारण क्या है? क्योंकि ये जो है नवीकरणीय है क्योंकि करोड़ों वर्ष बाद बनता है और तत्काल में बनाना मुश्किल है। खत्म हो जाए कोयला तो बना पाओगे? हम लोग पढ़े इतिहास में कि बहुत करोड़ों वर्ष पहले दब गया था, पेड़ पौधा सब वही सब बन गया कोयला। अभी हो पाएगा? इम्पॉसिबल है यार, है ना। चलिए, सौर, आगे सवाल है, ऊर्जा स्रोत के रूप में जीवाश्म ईंधन और सूर्य की तुलना कीजिए। लीजिए अब तुलना का, जीवाश्म ईंधन सूर्य में क्या ईंधन है। देखिए यह अनवीकरणीय है, सूर्य क्या है, नवीकरणीय है ना। इसका भंडार सीमित है। जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम सीमित है, खत्म हो सकता है, लेकिन ये जो है असीमित है, सीमित नहीं है, भंडार एकदम असीमित है। इससे प्रदूषण फैलता है लेकिन इससे प्रदूषण नहीं फैलता है। हो गया, यही 2-3 लिख दिए, काफ़ी है 2 नंबर का। जीवाश्म ईंधन की क्या हानियाँ, नुकसान क्या है बताओ। जीवाश्म ईंधन का नुकसान क्या होता है? देखिए, जलने से पर्यावरण प्रदूषित होता है। कोयला, पेट्रोलियम जलाइए, पर्यावरण प्रॉब्लम हो रहा है ना। जलने पर CO2 गैस निकलती है जिससे हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है। लो, ये भी प्रॉब्लम है, CO2 गैस निकलता है। जो भी कोयला, पेट्रोलियम को जलाते हैं ना, उससे CO2 गैस निकलता है और वो क्या करता है, हरित गृह यानी कि ग्रीन हाउस को प्रभावित करता है। इनके जलने पर उत्पन्न गैसों में अम्लीय वर्षा होती है भाई साहब। अब जो हम लोग यूज करते हैं कोयला, पेट्रोलियम, ये जब जलता है तो अम्ल बनता है, मतलब SO2 बन जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, और उससे अम्लीय वर्षा हो जाता है। या समाप्त होने वाला ईंधन, ये भी एक प्रॉब्लम है ना, ये भी तो नुकसान है इसका कि जीवाश्म ईंधन खत्म हो सकता है, समाप्त होने वाला है। चलिए आगे, जीवाश्म ईंधन क्या है, उदाहरण दीजिए। देखिए, जंतु तथा वनस्पति का कई वर्षों से पृथ्वी की सतह से के नीचे दबकर अपघटित हो जाने से बने ईंधन को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ये आप गाइड में देखोगे आंसर, तो पक्का बता रहा हूँ, लंबा चौड़ा भरा हुआ है, तो बहुत मुश्किल से दिमाग लगाया हूँ, कैसे कैसे हो बच्चों को आसान मिल जाए, ठीक है ना। देखिए, तो जंतु तथा वनस्पति का, वनस्पति मतलब पेड़ पौधे, जंतु मतलब जानवर, जीव जंतु, आदमी होगा सब, तो कई वर्षों से पृथ्वी की सतह पर के नीचे दब गया था और दबने से अपघटित हुआ। अपघटित होने से क्या बना, जीवाश्म ईंधन बना, और जो बना ईंधन उसी को बोलते हैं जीवाश्म ईंधन। जैसे कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन का उदाहरण हो गया यहाँ पे।
अनवीकरणीय नवीकरणीय में क्या अंतर है देखिए। तो अनवीकरणीय स्रोत ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, हमको पता है ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, उसी को बोलते हैं क्या, अनवीकरणीय स्रोत। जैसे पेट्रोलियम, कोयला, आप लिख सकते हैं ना सिंपल नवीकरणीय, अच्छा अनवीकरणीय पर लिखा है, तो ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो किसी न किसी दिन समाप्त हो जाएंगे, एक न एक दिन समाप्त हो जाएंगे। नवीकरणीय ऊर्जा का ऐसा स्रोत जो निम्न की जिनका फिर से निर्माण होगा, जिसका फिर से निर्माण किया जा सकता है। सॉरी डियर, नवीकरणीय ऊर्जा का ऐसा स्रोत है जिनका फिर से निर्माण किया जा सकता है, फिर से बनाया जा सकता है, उसे बोलते हैं नवीकरणीय ऊर्जा। देखिए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारी, ये सब क्या है, विद्युत ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बिजली, जल ऊर्जा, ये सब जो होगा नवीकरणीय हो जाएगा। और बोल सकते हैं क्या बोलते हैं इसको, नाभिक ऊर्जा ही बोल सकते हैं। आहार श्रृंखला क्या है, देखिए किसी भी प्राकृतिक समुदाय में पाए जाने वाले जीवधारियों का क्रम जिसके माध्यम से ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। जीवधारियों का क्रम मतलब हम तुमको खाएंगे, मेरे को कोई और खाएगा, उसको कोई और खाएगा, ये है किसी भी समुदाय में, किसी भी समाज में जो जीवधारी है, तो जीवधारियों का जो क्रम होता है उसका ऊर्जा का स्थानांतरण, ऊर्जा का क्रम, शोषण नहीं। शोषण में क्या होता है कि छोटा आदमी को बड़ा आदमी दबा कर रखता है, बड़ा आदमी को उसको बड़ा दबाता है, उसको वो दबाता है, यहाँ पे एनर्जी को लेना है, वो बोला गया। एक दूसरे जीव से आहार ऊर्जा का स्थानांतरण ही होता है, उसे बोलता है आहार श्रृंखला। एक जीव से दूसरा जीव जो ग्रहण करता है ऊर्जा, उसे बोला गया आहार। तो जो आहार, एक जीव से दूसरा जीव जो भोजन को ग्रहण करता है, आहार श्रृंखला एक चैन सिस्टम है। जैसे देखिए घास को खाया हिरन, हिरन को खा लिया बाघ, एक श्रृंखला बन गया कि नहीं, ये खाया, इसको ये खाया और ये इसको खाया, है ना। तो आप बोल सकते हैं अच्छा घास को बकरी को खा लेगा बाघ, हाँ ऐसे बोल सकते हैं। ओजोन परत के अवक्षय के कारण क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ओजोन परत, ओजोन के अवक्षय होने का मुख्य कारण मनुष्य द्वारा बनाए गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक है। जो मनुष्य जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक बनाया, ये क्या है भाई, हम लोग जो एसी यूज करते हैं, रेफ्रिजरेटर यूज करते हैं, उससे जो गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, तो यौगिक बनाना। अब यह बहुत अस्थायी होता है, मतलब अस्थायी होता है, अस्थायी होता है, जो वायुमंडल में जा पहुंचता है और ऑक्सीजन को बांट कर ओजोन स्तर को अवक्षय करता है। क्योंकि ओजोन में O3 होता है, ऑक्सीजन का 3 पार्ट होता है। अब जैसे क्लोरोफ्लोर जो यहाँ से निकलता है वायुमंडल में जाता है तो इसको बांट देता है। अब बेटा ओजोन ही खत्म हो जाएगा, ऑक्सीजन बढ़ जाएगा। जब ओजोन 3 भाग में बढ़ जाएगा तो अब तो ऑक्सीजन बन गया ना, ओजोन खत्म हो गया। अब ओजोन खत्म हो जाएगा तो क्या होगा, हानिकारक क्या होता है, ओजोन के अवक्षय के पराबैंगनी किरणों धरती पर सीधे पहुंचकर त्वचा का कैंसर, मोतियाबिंद, अनेक प्रकार की उत्परिवर्तन हो जाएगा, म्यूटेशन होता है। चलिए ये सवाल मेरे ख्याल से आखिरी सवाल होगा, नहीं भाई और भी है क्या, अरे अच्छा 53 तक है। चलो आगे, परितंत्र में अपघटकों की क्या भूमिका है। परितंत्र में अपघटकों के द्वारा मृत जीवों का शरीर तथा बेकार पदार्थों में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर मुक्त कर देते हैं। ये अपघटक जीवाणु और कवक होते हैं। देखिए परितंत्र मतलब इकोलॉजी, जो हमारा पर्यावरण है, जो इकोलॉजी है, उसमें अपघटक की क्या भूमिका। अपघटक समझते हैं, जो बॉडी को खा लेता है, चाहे वो पौधा के बॉडी हो, चाहे मनुष्य का बॉडी हो, है ना। जब मनुष्य को दबाते हैं, जमीन के अंदर गाड़ते हैं, तो भी मिट्टी में जो भैया उसका है जो कीटाणु जो भी खा लेता है। पौधा मरता है तो पौधा भी खा लेता है, पौधा को भी खा लेता है। तो ही कोई जानवर मर गया तो जानवर को खा लेता है मिट्टी, देखते हैं ना मिट्टी में, या तो वही आसपास जो भी जीवाणु कीटाणु बोला, कवक और क्या है, जीवाणु और कवक है, ये सब क्या होता है, पूरा बॉडी को खा लेता है, खत्म करता है, खाता है। तो भाई बहुत बड़ी भूमिका है, नहीं खाएगा तो कितना बड़ा प्रॉब्लम होगा, समझ सकते हो ना। हमारे लिए ये दोनों बहुत फायदेमंद है जी। क्या तो बोलता है कि जो अपघटकों द्वारा जो मृत शरीर, जो मरा हुआ शरीर है, उसको या तो बेकार पदार्थ है, उसको क्या करता है, कार्बनिक पदार्थों को अकार्बनिक पदार्थों में तोड़कर, क्योंकि हमारा बॉडी और पौधा कार्बनिक पदार्थ है, इसको अकार्बनिक बनाता है, तोड़ करके क्या करता है, उसको अपघटक कर देता है, मतलब उसको तोड़ देता है, नष्ट करता है, खा पी खत्म कर देता है ना, पूरा चट्टा साफ कर देता है। जैसे इसमें कौन है, जीवाणु का। जैसे सूक्ष्म जीव होते हैं, गैसीय तत्व ऑक्सीजन अथवा नाइट्रोजन वायुमंडल में चले जाते हैं। अब जो खाया ना, तो जो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कहाँ जाता है, वायुमंडल में चला गया। अब कार्बनिक पदार्थ मिट्टी में मिलकर, अब जो खाया, जो कार्बनिक पदार्थ था, जो बॉडी था जीव का, तो जो मिट्टी मिल गया ना, अब वो मिल के फिर से उपयोगी ला सकता है।
है ना। तो ऐसे क्या होगा, प्रदूषण पर नियंत्रण। ये फायदा है कि प्रदूषण पर कंट्रोल है। अगर सोचो कवक और जीवाणु ना हो तो कितना प्रदूषण फैलेगा, है ना। चलिए भाई साहब आगे सवाल देखते हैं। 50 सवाल हो गया। प्रदूषण से अब क्या समझते हैं, देखिए यहाँ पे प्रदूषण तो जानते इसको, तो कुछ ज़्यादा करने की जरूरत है कि प्रदूषण हम क्या समझते हैं भाई साहब, है ना। पर्यावरण दूषित होता है, समस्या बहुत सारा होता है, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, सब तरह का प्रदूषण है ना। अब कैसे कैसे होता है आप सब बोल सकते हैं कि नदियों में वेस्ट पदार्थ बहाने से जल प्रदूषण होता है, शहरों में गाड़ियाँ वगैरह चलने से ध्वनि प्रदूषण हो जाता है ना। कल कारखानों से धुआं निकलने पे वायु प्रदूषण हो जाता है, जल प्रदूषण भी लिख सकते हैं आप। आगे देखें, वनों की कटाई पर वन्य जीवों पर क्या प्रभाव पड़ा। बिल्कुल जानते हैं, जंगल काट देंगे तो जंगली जो जीव है, वन्य जीव मतलब जंगली जीव, उस पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, वनों की कटाई पर गंभीर समस्या है। पेड़ों पर रहने वाली वन्य जीव प्रजातियां अपना घर खो देती हैं। तो कुछ जीव जो है पेड़ पे रहता है, जैसे पंछी वगैरह, तो वन को काट देंगे तो भाई रहा कहाँ। अब आसपास में देखो, आप अपने आसपास में आजकल गीध नजर नहीं आता है, या तो बहुत ऐसा पंछी जो पहले देखते थे वो अब दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि पेड़ पौधा ही नहीं यहाँ पे। उसके लिए पेड़ पौधा चाहिए, घना जंगल चाहिए। और जहाँ जहाँ जंगली इलाका है, जहाँ ज़्यादा पेड़ है, वहाँ पे देखिए आपको सब कुछ मिल जाएगा, हर तरह का पंछी मिलेगा, है ना। तो उनमें कुछ जीवित रहने के लिए अन्य स्थानों पर चले जाते हैं। अब पेड़ काट देंगे तो यहाँ से कहीं और भाग जाएगा, है ना। जहाँ पे पेड़ वहाँ पे चल जाएगा, अपना घोंसला बना लेगा। अन्य पर्यावरणीय परिवर्तन के अनुकूल नहीं। अब देखो क्या होता भाई, कुछ ऐसा जीव होता है जैसे यहाँ पे रह रहा है ना, यहाँ पे पेड़ काट दिए तो यहाँ का जो वातावरण था, जो पर्यावरण था, इसके अनुकूल वो रह रहा था। लेकिन जैसे दूसरा जगह गया तो वहाँ का जो पर्यावरण उसको बर्दाश्त नहीं हो पाया, सह नहीं पाया पर्यावरण। अब क्या होगा, उस समय क्या होगा, मर जाएगा, विलुप्त हो जाएगा, प्रजाति खत्म हो जाएगा। पेड़ मनुष्य के लिए भोजन और जंगलों की कई शाकाहारी वन्य जीव प्रजातियों का भी स्रोत है ना, है कि नहीं। और जंगल में रहने वाले जानवर के लिए भी दिक्कत है कि नहीं, दिक्कत हो जाएगा यार। अगर जंगल काट देंगे तो जंगल में जो पेड़ और जो जानवर लोग कैसे, वो भी मुश्किल उन लोग को हो जाएगा, है ना। लोमड़ी कैसे रह पाए, हिरन कैसे रह पाएगा, बाघ से कैसे छुपेगी हिरन, तो पूरा हिरन को खा लेगा बाघ, तो नुकसान है ना भाई। पूरा हिरन को बाघ खा लेगा, वो भी दिक्कत है ना। तो जंगल रहना बहुत ज़रूरी है। जल संरक्षण का उपाय क्या है, जल का संरक्षण क्या, जल को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। नदियों में बांध बना देंगे, छोटे छोटे गड्ढे खोद देंगे, झील बना देंगे, जल संभर का व्यवस्था कर देंगे, रेत और चूने पत्थर के संग्राहक बना लेंगे जहाँ पानी जमा हो, घर के छत पर जो है पानी जमा करने की सुविधा उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे टोटल हो गया 53 क्वेश्चन। मेरे ख्याल से 53 क्वेश्चन में बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट। अच्छा ये बताओ, 2 नंबर का सवाल तो आपको कहीं से एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि सर 2 नंबर सवाल हमने ये नहीं पढ़ा। हर एक सवाल को पढ़िए, 2 नंबर सवाल को, हर एक सवाल को पढ़िए, क्योंकि सवाल को आपको मैंने आपको क्या किया, अगर आपको मैं बोलूँ इसका आंसर बताओ तो यू कैन आंसर, क्योंकि मैं आपने समझ लिया है ना। नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगा, मज़ा आया पढ़ने में, और कितना सवाल का जवाब आपको याद था, है ना। वो भी नीचे कमेंट करो। आंसर जो मैंने आपको बताया कैसा था, ठीक ठाक था, मतलब नॉर्मल सा शब्द था, है ना। देखो आप जो विद्युत में पहुँचोगे तो विद्युत का तो विद्युत भाषा में तो बोलना पड़ेगा ना, उस भाषा में तो थोड़ा सा लाना पड़ेगा ना, तो इसलिए थोड़ा सा कभी कभी कुछ हार्ड हो जाता है। खैर मैंने बहुत कोशिश की है इसको अपने शब्दों में करने के लिए। इस तरह से आपको लिखना है, समझ करके बात समझ गए तो उसी तरह जो समझे वैसे ही लिख दीजिएगा, आपको नंबर मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको इसमें से कितना सवाल आया था कमेंट करना मत भूलिएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय। फिर किसी और टॉपिक के साथ मिलेंगे तो आपको इस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सबको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में। ओके।